Hi, students. Good morning, good afternoon, and good evening to each one of you watching this lecture. So, hope you all are doing well and preparation अच्छा चल रहा है. तो I am CA प्रमोद पतिपाटी and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. So, हमने कौन सा इंडिया 36 का जो है ना हम ईच एंड एवरी कंसेप्ट कवर करते आ रहे हैं. अब जो है ना गुडविल का कंसेप्ट खत्म हुआ है. गुडविल के रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले एक बार गुडविल का जो है ना रिकैप लेते हैं. गुडविल का जो है ना रिकैप लेते हैं. अब गुडविल जो है बुक्स में रहेगा सर. अगर इन केस गुडविल बुक्स में रहेगा तो गुडविल के केस में दो रहता हम है. यस. हेलो. वीडियो पॉज करते हैं। वीडियो पॉज हो गया. एक मिनट. चलो. गुडविल देख रहे थे सर. गुडविल गुडविल में नॉर्मली दो केस होता है. गुडविल डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट नहीं करता है बट इट हेल्प्स आवर सीजीओस टू जनरेट कैश फ्लोज. तो यहाँ पे दो चीजें हैं. हमने हमें देखना पड़ेगा कि वेदर द गुडविल इज अलोकेबल. यानी क्या. वेदर दैट पर्टिकुलर गुडविल एक पर्टिकुलर सीजीओ को हम अलोकेट कर सकते हैं क्या. उसका बेनिफिट रेशियो है क्या. तो फिर वो चेक करेंगे. अगर है तो फिर हम क्या करेंगे. फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट सबसे पहले कैरिंग अमाउंट ले लेंगे. सबसे पहले कैरिंग अमाउंट ले लेंगे. देन ऐड करेंगे सर. ऐड करेंगे गुडविल. गुडविल ऐड करेंगे इन रेशियो. इन बेनिफिशियल रेशियो यानी क्या. ये बेनिफिशियल रेशियो दिया रहेगा. क्वेश्चन में दिया होगा कि ये रेशियो दिया होगा कि इस पर्टिकुलर सीजी को इतना गुडविल अलोकेट करना है करके. ठीक है. ये आ जाएगा मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट. ठीक है. और ये अमाउंट जो है. ये अमाउंट मैं कंपेयर करूंगा किससे मेरा रिकवरेबल अमाउंट से. ये जब कंपेयर करूंगा मेरा रिकवरेबल अमाउंट से अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है मेरा कैरिंग अमाउंट से तो उस केस में मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आएगा सर. और जब इम्पेयरमेंट लॉस आएगा तो ये इम्पेयरमेंट लॉस सबसे पहले जो गुडविल हमने ऐड किया था ना ये वाला. ये गुडविल ऐड किया था ना. इसमें एडजस्ट करेंगे. सबसे पहले गुडविल को एडजस्ट करेंगे. फिर उसके बाद अगर बचा कुचा कोई भी इंपेयरमेंट लॉस है एक्सेस इंपेयरमेंट लॉस उसको क्या करूंगा मैं कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट कर लूंगा सर. ये पहले चीज है. ये क्या है अलोकेशन ऑफ गुडविल. देन सेकेंड चीज जब अनअलोकेबल है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे. हम क्या करेंगे सर पहले तो ओवरऑल कैरिंग अमाउंट ले लेंगे. या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कैसे सर इंडिविजुअल कैरिंग अमाउंट ले लेंगे. इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट ले लेंगे. पहले चेक करेंगे कि कौन से असेट का इम्पेयरमेंट है. इम्पेयरमेंट का देख लिया मैंने. इम्पेयरमेंट का अमाउंट आ जाएगा. जब इम्पेयरमेंट का अमाउंट आ जाएगा ये जो इम्पेयरमेंट का अमाउंट है उस पे सबसे पहले गुडविल एडजस्ट करूंगा. और कोई भी अगर ऐसा एक्सेस इम्पेयरमेंट लॉस बचता है तो फिर उस केस में उसको मैं क्या करूंगा कैरेंट का अमाउंट में एडजस्ट करूंगा सर. इसका एग्जांपल हमने देखा था. ये हमने किया था इन गुडविल केस. अब एक और चीज आता है. यहाँ पे समझो सर अगर मुझे रिवर्सल करना पड़ा. क्या करना पड़ा रिवर्सल. रिवर्सल करना है. किसका करना है रिवर्सल. मुझे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस करना है. रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस करना है. जब रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस करना है क्या हम गुडविल को रिवर्स कर सकते हैं क्या. तो स्टैंडर्ड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया है कि गुडविल को रिवर्स नहीं कर सकते. हम जो भी रिवर्स करेंगे हम असेट की केस में करेंगे. वो भी कैसे करेंगे हम इंडिविजुअल असेट में जैसे किया था वैसे ही. कैसे. फर्स्ट तो सबसे पहले कैरिंग अमाउंट निकलूंगा. सबसे पहले कैरिंग अमाउंट निकलूंगा. सेकेंड अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना होता तो मेरा कैरिंग अमाउंट क्या होता. अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना होता तो मेरा कैरिंग अमाउंट क्या होता. ठीक है. ये निकलूंगा. ये कैसे निकलेगा सर ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट. ओरिजिनल मेरा कॉस्ट है. ओरिजिनल कॉस्ट को मैं क्या करूंगा उस पर्टिकुलर ईयर का डेप्रिसिएशन कितने भी साल का डेप्रिसिएशन लगा के मैं निकालूंगा. और इसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस है. इन दोनों का जो डिफरेंस है. ये डिफरेंस मेरा मैक्सिमम रिवर्सल लॉस होगा. मैक्सिमम रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस होगा सर. ये चीज हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में दो लेक्चर से यही देखते आ रहे कि गुडविल कैसे अलोकेट करेंगे. फिर उसके बाद गुडविल अलोकेट करने के बाद जो है ना इम्पेयरमेंट लॉस हुआ तो इम्पेयरमेंट लॉस सबसे पहले क्या करूंगा गुडविल से एडजस्ट करूंगा. उसके बाद जो भी एक्सेस इम्पेयरमेंट लॉस बचेगा वो कैरिंग अमाउंट को एडजस्ट करेगा. ये हमने देखा था. वेरी सिंपल. याद आ गया सब कुछ जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. चलो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन क्वेश्चन हम धीरे धीरे एक एक सॉल्व करते चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देख लो एक बार.
अगर इसको ऐसा बोलो ना तो फिर यहाँ पे डू विद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन डेज 12। अभी यहाँ पे समझा देता हूँ मैं, बट जब भी सेल्फ स्टडी करते रहेंगे तब 12 के बाद कर लेना ये क्वेश्चन, तभी इजी जाएगा। क्वेश्चन रीड कर लो। डन। And चलो। मर्क्यूरी लिमिटेड हैज एन आइडेंटिफाइबल एसेट विथ अ कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹1000। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है सबसे पहले क्वेश्चन, सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया मुझे कि कैरिंग अमाउंट ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट है मेरे पास। क्या है आइडेंटिफाइबल एसेट? इज ₹1000। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया। आगे क्या बोल रहा है? इसका रिकवरेबल अमाउंट है ना, वो है 650। इसका रिकवरेबल अमाउंट मुझे दिया है सर, कितना है? 650। तो बताओ यहाँ पे कैरिंग अमाउंट जब मेरा 1000 है और रिकवरेबल अमाउंट 650 है, तो क्या यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है कि नहीं? हम्म, इम्पेयरमेंट लॉस है। है। वेरी गुड, इम्पेयरमेंट लॉस है। चलो आगे देखते हैं। द टैक्स रेट इज 30%। टैक्स रेट कितना है? 30% है। अब सर टैक्स रेट यहाँ पे क्यों दिया है वो आगे देखते हैं, कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आएगा। द टैक्स बेस ऑफ द असेट इज 800। टैक्स बेस दिया है, टैक्स बेस जो दिया है वो है ₹800। देन आगे इम्पेयरमेंट लॉसेस, ये इंपॉर्टेंट है। इम्पेयरमेंट लॉसेस जो है ना, आर नॉट डिडक्टेबल फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेस। यानी क्या सर? मुझे समझ में नहीं आया। सबसे पहले चीज, मुझे कैरिंग अमाउंट दिया है ₹1000 का, रिकवरेबल अमाउंट दिया है 650 का, टैक्स रेट दिया है 30%, फिर उसके बाद टैक्स बेस दिया है 800। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो इम्पेयरमेंट लॉस है ना, वो इनकम टैक्स पर्पज के लिए डिडक्टेबल नहीं है। तुम तो इंडियस 12 नहीं पढ़े, बट आई गेस AS 22 पढ़े होगे। AS 22, जिसमें इनकम टैक्सेस होगा, जिसमें हम डेफर्ड टैक्स बनाते थे। याद है कि कुछ? यस। सर बुक्स में होता, ये कैरिंग अमाउंट है समझो, यहाँ पे नहीं। जस्ट अ मिनट, मैं वो ओपन कर लेता हूँ वन नोट का। हाँ, क्या बोल रहा था? तो सिंपली अगर और तुम्हें याद करवा लूँ, कंसेप्ट क्या है सर? कैरिंग अमाउंट में जो है ना, मेरा एक प्रॉफिट दिखता होगा, एक्स अमाउंट का प्रॉफिट है, समझो ₹100 का प्रॉफिट है। और बट मेरा बुक्स में जो, सॉरी, मेरा इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स मेरा प्रॉफिट कुछ अलग दिखता होगा। क्यों सर? वहां पे क्या होता है, हमारा नेट प्रॉफिट लेते हैं, उसमें से क्या करेंगे, उसमें से कुछ डिसअलाउ करेंगे, कुछ डिसअलाउ करेंगे और कुछ अलाउ करेंगे, तो उसकी वजह से डिफरेंस आता है। राइट, उसकी वजह से डिफरेंस आता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देख लो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर इज इलस्ट्रेशन नंबर 5 ना। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है। ये मेरा समझो बुक्स है, ये समझो मेरा बुक्स है, ठीक है। बुक्स में मेरा जो प्रॉफिट दिख रहा है, या बुक्स में मेरा एसेट जो दिख रहा है, वो ₹1000 है। ये समझो मेरा टैक्स क्या है, टैक्स बुक्स। और टैक्स का बेस कितना है? 800 है। तो बताओ डिफरेंस है क्या दोनों में? 200 का डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस है सर। यस। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे जो इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करेंगे, हम कहाँ पे करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज? बुक्स पे तो करेंगे ना। बुक्स में इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करूंगा सर, यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज कर लूंगा। जब इम्पेयरमेंट लॉस बुक्स पे रिकग्नाइज करूंगा तो फिर यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे जो है ना अलाउड नहीं है। यहाँ पे मेरा टैक्स बेस सेम रहेगा, ये जो मेरा टैक्स बेस है 800 ही रहेगा। बट बुक्स में अब कौन कितना दिखेगा? बुक्स में मेरा
यहाँ पे यहाँ पे 1000 नहीं दिखेगा, यहाँ पे 650 दिखेगा। तो जब 650 दिखेगा, मुझे देखा मतलब देखना है कि अगर विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस मेरा डेफर्ड टैक्स असेट या लाइबिलिटी क्या होगा, और विद इम्पेयरमेंट लॉस मेरा डेफर्ड टैक्स और असेट लाइबिलिटी क्या होगा। वही ये क्वेश्चन में पूछा है। ये देखो आगे क्या बोल रहा था क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई द इम्पैक्ट of impairment loss on related deferred tax asset liability against the revised carrying amount of asset। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझा क्या? सोल्यूशन हम कर लेंगे, क्वेश्चन समझा कि नहीं? सिंपल है सर। सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज दैट मेरा कैरिंग अमाउंट दिया है। इम्पेयरमेंट लॉस को निकाल दो दिमाग से पहले तो। इम्पेयरमेंट लॉस है ही नहीं अब। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या क्या है, एक मेरा कैरिंग अमाउंट है 1000, और मेरा रिकवरी टैक्स बेस है 800। ठीक है, ये दो चीज है, ये दो चीज है। अब बताओ मेरा कैरिंग अमाउंट में, हम्म, यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले इंपेयरमेंट लॉस को भूल जाओ, इंपेयरमेंट लॉस है ही नहीं। पहले मुझे करना है मेरा यहाँ पे कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट इज ₹1000। यस नो, रिस्पॉन्स दो। ठीक है। सेकंड है मेरा टैक्स बेस। टैक्स बेस इज ₹800। बताओ हम टैक्स जो पे करते हैं वो बुक्स के हिसाब से पे करेंगे या टैक्स बेस के हिसाब से पे करेंगे, बताओ, बोलो। टैक्स बेस। टैक्स बेस के हिसाब से पे करेंगे हम, बराबर। तो यहाँ पे मैं जब पे करूंगा, यहाँ पे यस। जो पे करूंगा वो 800 के ऊपर पे करूंगा ना, बराबर। जबकि मेरा बुक्स में अमाउंट कितना दिख रहा है, 1000। यस सर। जबकि मेरा बुक्स में कितना दिख रहा है, 1000। बट मैं पे करूंगा 800 के ऊपर। तो जो 200 है, 200 है, इसके ऊपर तो टैक्स पे हुआ ही नहीं यार। टैक्स पे हुआ क्या इसके अंदर 200 के ऊपर? नहीं पे हुआ ना। बुक्स में टैक्स बेस के हिसाब से 800 है, मेरे बुक्स के हिसाब से 1000 है, बराबर। बुक्स के हिसाब से मुझे पे करना है 1000 के बेसिस में, बट 800 के ऊपर मैं पे कर रहा हूँ, तो 200 के ऊपर मैं टैक्स पे ही नहीं किया। शिट मैन, क्या हो रहा है ये? 200 के ऊपर टैक्स पे ही नहीं किया। तो फिर उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको डेफर्ड टैक्स बना के रखूंगा। अब डेफर्ड टैक्स में क्या करेंगे सर, असेट करेंगे या लाइबिलिटी करेंगे? बताओ, यहाँ पे मेरे बुक्स के हिसाब से ज्यादा है, राइट। टैक्स बेस में कम पे किया, तो मेरा लाइबिलिटी जो होना चाहिए था उससे मैंने कम पे किया। लाइबिलिटी मेरा 1000 के हिसाब से बन रहा था, बराबर, पे करने का। लेकिन टैक्स बेस के हिसाब से मैंने कम लाइबिलिटी पे किया, तो मुझे लाइबिलिटी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 200 के ऊपर मुझे डेफर्ड टैक्स, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनाना पड़ेगा। समझ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ? कोर कंसेप्ट समझ रहा है क्या? ये कंसेप्ट समझना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मेरा ऑडियो वीडियो में यस। क्लैरिटी है क्या नहीं, मतलब अटक रहा है क्या? पता नहीं, शायद मेरे साइड से है, आप साइड से थोड़ा लेट है। लेट है। हम्म, मतलब अटक रहा है। एक मिनट। ये चीज समझा? देखो सर क्या हो रहा है, मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है, ये सर ये है ₹1000। मेरा टैक्स बेस कितना है, 800। ठीक है। मेरा मतलब लाइबिलिटी जो टैक्स पे करना था वो किसके बेसिस पे पे करना था? देखो, मुझे टोटली कितना पे करना था, 1000 के ऊपर पे करना था। बट टैक्स बेस में हमने कुछ अमाउंट डिस अलाउ करके हमने पे किया 800 के ऊपर। पे करना चाहिए था 1000 के ऊपर, बट पे कर रहे कितना, 800 के ऊपर। तो यहाँ पे एडिशनल लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा ना, कितने के ऊपर, 200। 200 के ऊपर मुझे एडिशनल लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। ये चीज समझा? चलो आ जाओ, हम यस। इसका प्रॉपर ये लिखते हैं।
इलस्ट्रेशन नंबर है 5। 1 मिनट। यहीं पर पेज ऐड करके करते हैं ना, क्योंकि वहां पे दिक्कत दे रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है। यहाँ पे मुझे सबसे पहले गिवन डेटा पता है क्या? यस, मुझे गिवन डेटा पता है। कैरिंग अमाउंट पता है क्या सर? यस, कैरिंग अमाउंट पता है। कितना है कैरिंग अमाउंट? 1000। टैक्स बेस पता है क्या? यस। कितना है? 800। फिर उसके बाद टैक्स रेट पता है क्या? यस। तो टैक्स रेट कितना है? 30%। फिर मेरा रिकवरेबल अमाउंट आ गया। रिकवरेबल अमाउंट है ₹650। ठीक है। अब आ जाइए, हम करेंगे इसका सोल्यूशन। पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स के बाद आइडेंटिफाइबल एसेट्स। फिर यहाँ पे आएगा इम्पेयरमेंट लॉस। फिर आएगा आइडेंटिफाइबल एसेट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा मेरा कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट एज पर बुक्स। ये तो समझा दिया मैंने कि सर ये 1000 है, बुक्स में 1000 है। सेकंड, मेरा आ जाएगा यहाँ पे टैक्स बेस। ठीक है। मेरा आ जाएगा यहाँ पे टैक्स बेस। टैक्स बेस कितना है? 800। टैक्स बेस 800 है। फिर उसके बाद यहाँ पे टेम्पररी डिफरेंस कितना बन रहा है? टेम्पररी डिफरेंस बन रहा है 200 का। टेम्पररी डिफरेंस बन रहा है 200 का। तो यहाँ पे टैक्स रेट, सॉरी, यहाँ पे डायरेक्टली डेफर्ड टैक्स असेट। असेट होगा तो नेगेटिव में करेंगे, और लाइबिलिटी। ठीक है। हमने क्या किया था? 1000 मेरा बुक का अमाउंट है सर, और 800 मेरा कैरिंग टैक्स बेस है। तो हमने टैक्स बेस के ऊपर हमने टैक्स पे किया, बल्कि भरना चाहिए था 1000 के ऊपर, बराबर 800 के ऊपर भरा, तो फिर यहाँ पे एडिशनल लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर कैसे क्रिएट करूंगा? डिफरेंस है मेरा 200 इंटू 30% मेरा टैक्स रेट है। तो बोलो कितना आएगा? 200 के ऊपर 30, 200 इंटू 30%, 60। यस, मेरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बन गया ₹60। क्या यहाँ तक कुछ भी डाउट है? बोलो। नो सर, क्लियर। देन कम्स मेरा अब रिकवरेबल अमाउंट पता है सर। ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट पता है। रिकवरेबल अमाउंट कितना है मेरा? 650। 650 मेरा रिकवरेबल अमाउंट है। तो फिर आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस मेरा 650 यहाँ पे आएगा ना। इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो रहा है बताओ? 1000 माइनस 650, मेरा 350 का इम्पेयरमेंट लॉस है। यस और नो? समझा क्या क्या? मेरा ₹1000 यस सर। मेरा कैरिंग अमाउंट यस। है। रिकवरेबल अमाउंट है 650। तो फिर मेरा 350 का इम्पेयरमेंट लॉस है ना। तो इम्पेयरमेंट लॉस करने के बाद मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट 650 आ जाएगा। सिंपल वही है, और कुछ नहीं है इधर। अब बताओ मेरा आइडेंटिफाइबल एसेट्स में ये वाला जो है ना आइडेंटिफाइबल एसेट, यहाँ पे मेरा टैक्स बेस तो सेम रहेगा, बराबर। इम्पेयरमेंट करने के बाद भी मेरा टैक्स बेस सेम रहेगा ना, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस जो है ना वो टैक्स में अलाउड नहीं है। तो मेरा
यहाँ पे आइडेंटिफाई एसल असेट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस, जो टैक्स बेस है वो तो सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? अब बोलो। टैक्स पे सर 800 है, कैरिंग अमाउंट है 650, बराबर। बुक्स में कितना दिखा रहा हूँ? 650। और मेरा टैक्स बेस है कितना? 800। तो पे कितने के ऊपर करना चाहिए था? 650। एक्चुअल मेरा बुक्स में जो प्रॉफिट दिख रहा है 650, 650 के ऊपर मुझे पे करना चाहिए था टैक्स, बट पे कितना किया मैंने? 800 के ऊपर, यानी एडिशनल टैक्स पे किया ना, एडिशनल टैक्स पे किया ना। अब एडिशनल टैक्स जो पे किया, उसके लिए मैं क्या करके रखूंगा यहाँ पे? डेफर्ड टैक्स असेट रिकग्नाइज करके रखूंगा। क्या करूंगा? डेफर्ड टैक्स असेट। डिफरेंस कितना है बताओ? 800 माइनस 650, 150। समझ रहा है कि क्या बोल रहा हो? 150। ठीक है। 150 के ऊपर 30% बताओ कितना आएगा? 150 के ऊपर 30%, 150 इंटू 30%, तो 45 का मेरा डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा सर। क्या है? 45 का डेफर्ड टैक्स असेट। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? फिर से समझाओ, समझाता हूँ, देखो। इम्पेयरमेंट लॉस मेरे बुक्स में अलाउड है, टैक्स बेस में अलाउड नहीं है। जब टैक्स बेस में अलाउड नहीं है, तो फिर मेरा टैक्स बेस सेम रहेगा। कितना रहेगा सर? 800 का। ठीक है। बट बुक्स में कितना दिखेगा आफ्टर रिकग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस? 1000 रुपीज मेरा ये था, 1000 रुपीज मेरा कैरिंग अमाउंट था, राइट। उसमें से लेस कर दिया मैंने इम्पेयरमेंट लॉस, दैट इज 350, तो मेरा कैरिंग अमाउंट 650 आ गया ना, बराबर। अब इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करने के बाद मेरे बुक्स में दिख रहा है 650, बराबर। बुक्स में कितना दिख रहा है? 650। और मेरे जो टैक्स बेस है वो दिख रहा है 800, बराबर। तो मुझे टैक्स पे करना चाहिए था 650 के ऊपर, बट टैक्स बेस के हिसाब से मैंने टैक्स पे किया 800 के ऊपर, यानी यहाँ पे एडिशनल टैक्स पे किया। 800 के ऊपर यहाँ पे एडिशनल टैक्स पे किया। जब 800 के ऊपर एडिशनल टैक्स पे किया, तो फिर यहाँ पे डेफर्ड टैक्स असेट बनाना पड़ेगा। ये तुम्हें कहाँ पे समझ में आएगा ना? ये जो है ना इंडेस 12, यहाँ पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर नहीं समझ रहा है इट्स ओके, क्योंकि ये इंडेस 12 में समझ में आ जाएगा। बस इतना समझ लो, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, उसके वजह से मुझे डेफर्ड टैक्स असेट आ रहा है सर यहाँ पे। अब ये 45 का जो है ना डिफरेंस क्यों है सर 60 और 45 के बीच में? क्योंकि हमारा मेन मेन डिफरेंस क्या है? 350 है। 350 का डिफरेंस है मेरा, इंपेयरमेंट लॉस का डिफरेंस है ना। तो इंपेयरमेंट लॉस के ऊपर डिफरेंस निकालो, टैक्स कितना आएगा? 350 इंटू कितना है? 30%। यहाँ पे 350 इंटू 30%, तो ये आ जाएगा 105 डेफर टैक्स असेट। ठीक है, डेफर टैक्स असेट का डिफरेंस। अगर देखोगे, अगर तुम इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे ना, डेफर टैक्स लाइबिलिटी और डेफर टैक्स असेट का, तुम्हें यही आंसर मिलेगा। ठीक है। समझा? बहुत सही। अगर नहीं समझा, ठीक है सर, हम इंडेस 12 में अगर पढ़ेंगे उसके बाद जब ये क्वेश्चन देखूंगा ना, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। कोई डाउट है यहाँ पे? बोलो। हम्म। क्या हो गया? जा रहा है ना, मतलब वीडियो नहीं वगैरह सर। पॉज तो नहीं हो गया ना? नहीं यार, तो ठीक है। ठीक है। ओके, जैसे चल रहा है चलने देते हैं। समझ गया? वो था इंडेस 12 के साथ साथ वाला क्वेश्चन विच हैज एन इम्पेयरमेंट लॉस का। दोनों इम्पेयरमेंट लॉस और इंडेस 12 का जो कंसेप्ट है, दोनों मिक्स था, तो उसके लिए वहां पे क्या। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। इलस्ट्रेशन नंबर 6, देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 6। वंस यू आर डन लेट मी नो।
डन। डन, यस नो। डन सर। चलो, सिंपल क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट। ठीक है। अ कंपनी ऑपरेट्स a mine in a country where legislation requires that owner must restore the site on the completion of its mining operation। तो कंपनी माइनिंग का ऑपरेशन कर रहा है, और यहाँ पे लेजिस्लेशन का रिक्वायरमेंट क्या है कि जो कंपनी है वो माइनिंग का ऑपरेशन के बाद जो है ना उसको रिस्टोर करके देना है। रिस्टोरेशन का ही तो सुना है ना, इंडिया 16। इंडिया 16 में हम क्या करते हैं, अगर रिस्टोर करना है साइट को, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको प्रोविजन बना के रखते हैं, याद है क्या? The cost of restoration includes the replacement of the overburden which must be removed before mining operation commences। ठीक है। Provision for the cost to replace the overburden was recognized as soon as overburden was removed। ठीक है, हमने प्रोविजन बना के रखा है। वेरी सिंपल। द अमाउंट प्रोवाइडेड was recognized as a part of the cost of mine। कॉस्ट ऑफ माइंड मतलब जो भी प्रोविजन बना के रखा है, वो जो है ना हमने कॉस्ट ऑफ माइंड में ऐड कर दिया, एंड इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ओवर द यूजफुल लाइफ। अब कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रोविजन फॉर द रिस्टोरेशन कॉस्ट इज कितना है? मेरा कैरिंग अमाउंट 500 का कैरिंग अमाउंट है सर, वेरी सिंपल। विच इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिस्टोरेशन कॉस्ट। हम वही करते ना, डीकमिशनिंग कॉस्ट जो है ना, डी या रिस्टोरेशन कॉस्ट, फ्यूचर में हमको जो इनकर करना है उसको हम क्या करते, पुल करते टू टुडेज डेट, और टुडेज डेट के बेसिस में हम रिकग्नाइज करके रखते हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 500। द एंटिटी इज टेस्टिंग द माइन फॉर इम्पेयरमेंट। अब टेस्ट कर रहा है इम्पेयरमेंट के लिए। अब इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट कर रहा है, द कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर द माइन इज द माइन एज अ होल। ठीक है, कैश जनरेटिंग यूनिट जो है ना, माइन एज अ होल है। द एंटिटी हैज रिसीव्ड वेरियस ऑफर्स टू बाय द माइन एट अ प्राइस ऑफ 800। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसको प्राइस ऑफर्स मिला है। ऑफर्स कितना मिला है, मतलब यानी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मुझे पता है यहाँ पे 800। ठीक है, क्यों ऑफर मिल रहा है? दिस प्राइस रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट करता है? द फैक्ट दैट द बायर विल अज्यूम द ऑब्लिगेशन ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ ओवरबर्डन। यानी क्या, 800 में जो है ना, जो हम 500 का कॉस्ट है उसको एक्सक्लूड करके जो बनेगा 800 सिर्फ वही है। फिर आ गया डिस्पोजल कॉस्ट फॉर द माइन इज नेग्लिजिबल। ओके। द वैल्यू इन यूज पता है क्या? यस, 1200 एक्सक्लूडिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट। क्या बोल रहा है? एक्सक्लूडिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट। 1200 जो है ना वो एक्सक्लूडिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ माइन इज 1000। हाउ द इम्पेयरमेंट लॉस इज टू बी अकाउंटेड फॉर। एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6। चलो, अब यहाँ पे हमने वैल्यू इन यूज कंसेप्ट पढ़ा था। यस सर, वैल्यू इन यूज कंसेप्ट पढ़ा था। वैल्यू इन यूज में एक चीज हमने देखा था कि सर, जो भी रिस्टोरेशन कॉस्ट है, ठीक है, जो भी रिस्टोरेशन कॉस्ट है, जो रीऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट है, इसका एक क्वेश्चन भी देखा था हमने। ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूचर एस्टिमेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, यानी कोई भी चीज इंप्रूव करेंगे, ये जो कॉस्ट है हम वैल्यू इन यूज में इंक्लूड नहीं करते, कभी भी नहीं। बराबर ना? वैल्यू इन यूज में हम क्या करते हैं, रिस्टोरेशन कॉस्ट हुआ या फिर रिऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट हुआ, या फिर हम फ्यूचर में कोई इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, उसका कॉस्ट हम इंक्लूड नहीं करते। हम प्योरली किन से बेसिस में करेंगे? कैश फ्लोस लेंगे, कैश फ्लोस और प्लस सैल्वेज वैल्यू लेंगे, और हम वैल्यू इन यूज निकलते हैं। अब यहाँ पे जो 1200 है, ये जो 1200 है ना, ये एक्सक्लूडिंग रिस्टोरेशन कॉस्ट। तो फिर मतलब ये मत समझना सर, ये फिर 1200 में से ऑलरेडी 500 एक्सक्लूडेड है ना, ऐसा नहीं। 1200 इज अ कंप्लीट वैल्यू। 1200 इज अ कंप्लीट वैल्यू। तो वैल्यू इन यूज का अजम्पशन क्या है कि रिस्टोरेशन कॉस्ट जो है ना उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 500 जो है ना, इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा हमें। तो फिर जब वैल्यू इन यूज से मैं 500 एक्सक्लूड करूंगा, वैल्यू इन यूज में से 500 एक्सक्लूड करूंगा, तो मेरा वैल्यू इन यूज कितना आएगा सर? 700 आएगा। सिंपल। मेरा वैल्यू इन यूज 700 आएगा। फिर उसके बाद मेरा कैरिंग अमाउंट देख लेते हैं। अब कैरिंग अमाउंट कितना था? कैरिंग अमाउंट था, यहाँ पे कहाँ पे तो दिया था ना कैरिंग अमाउंट, हाँ। कैरिंग अमाउंट यहाँ पे दिया है ना, 1000 रुपीज।
तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करने के टाइम में रिस्टोरेशन कॉस्ट कभी भी हम कंसिडर नहीं करते हैं, दैट इज अ प्रोविजन उसके लिए। तो फिर यहाँ पे इससे भी सिर्फ मैं 500 लेस कर दूंगा, कौन सा, रिस्टोरेशन कॉस्ट, तो फिर मेरा कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 500 का, बराबर। तो बताओ, मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 800, फिर उसके बाद वैल्यू इन यूज है 700, विच एवर इज बेनिफिशियल लूंगा, राइट। तो फिर 800 ही लूंगा ना, 800 ही लूंगा, और मेरा कैरिंग अमाउंट है 500। तो बताओ क्या यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है क्या? हम्म, इम्पेयरमेंट लॉस है क्या? कैरिंग अमाउंट इज लेस देन माई रिकवरेबल अमाउंट, बराबर ना। तो फिर कैरिंग अमाउंट इज लेस देन माई रिकवरेबल अमाउंट, तो फिर यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है क्या, नहीं बताओ? है। है क्या? ठीक, इम्पेयरमेंट लॉस कब आता है? व्हेन माई कैरिंग अमाउंट कैरी एक्सीड्स नहीं होता है। रिकवरेबल अमाउंट, हाँ। बराबर। अब मेरा रिकवरेबल अमाउंट क्या है यहाँ पे? यस। रिकवरेबल अमाउंट इज 800। यस। क्यों? विच एवर इज बेनिफिशियल लेते सर। 700 मेरा वैल्यू इन यूज है, और 800 मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, बराबर। तो मेरा 800 रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट 800 है। बट मेरा कैरिंग अमाउंट बुक्स में कितना है? 500 है सर, बुक्स में मेरा 500 है। तो फिर यहाँ पे बताओ, क्या यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस होगा क्या? ये सो जो है ना, ये नेट ऑफ रिस्टोरेशन कॉस्ट है। रिस्टोरेशन कॉस्ट हम इम्पेयरमेंट के लिए हम कंसिडर नहीं करते हैं। हम सिर्फ जो प्योर बुक वैल्यू, जो प्योर मशीनरी का वैल्यू है, उसको कंसिडर करते हैं। प्योर असेट का वैल्यू उसको कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट 800 है और कैरिंग अमाउंट 500 है, तो फिर यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आएगा ना, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है, बराबर। समझा क्या बोला? यस। हम्म, तो एक बार आंसर रीड कर लो, दो हाँ मिनट सर। का सेशन बचा है। देखो मैं रीड करवा देता हूँ। The cash generating unit fair value less cost to disposal is 800. The amount considers the restoration costs have been already provided for. As a consequence, the value in use for the cash generating unit is determined after considering the restoration cost and is estimated to be 700. Value in use 700 है। The carrying amount of cash generating unit is 500. 500 कैसे सर? 1000 रुपीज मेरा कैरिंग अमाउंट है, उसमें से 500 मेरा रिस्टोरेशन कॉस्ट लेस कर दूंगा। Therefore, recoverable amount of cash generating unit exceeds its carrying amount. Thus, there is no impairment loss. Impairment loss नहीं है। Okay, done. चलो 7। अच्छा, 1 मिनट का सेशन बचा है, और टाइम क्या हो रहा है? हाँ, एक और सेशन क्रिएट करेंगे, एक और सेशन क्रिएट करेंगे और इलस्ट्रेशन नंबर 7 सॉल्व करेंगे सिर्फ, ठीक है? ओके सर। आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 7 रीड कर लो फटाफट। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 रीड कर लो। एंड पीपल वाचिंग मी ऑन यूट्यूब, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। फिर उसके बाद ये जो नोट्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। और एक और कोई तो रिक्वेस्ट किया है मुझे कि कैसे कनेक्ट करे, तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना, डिस्क्रिप्शन में बिलो तुम्हें ईमेल आईडी मिल जाएगा, उस पर तुम ईमेल कर सकते हो जो भी डाउट्स है। और क्लास का ड्यूरेशन एज ऑफ नाउ कुछ डिसाइडेड नहीं है, बट प्लान्ड जो है क्लास का ड्यूरेशन, इट मे बी अराउंड फेब के एंडिंग तक हमारा क्लास कंप्लीट होना चाहिए। तो तब तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा एफआर का कोर्स पूरा। डन सर। डन, आ जाओ। ए एक्वायर्स एंटिटी बी फॉर 50 मिलियन। कितना? 50 मिलियन का एक्वायर किया, ऑफ विच 35 मिलियन इज द फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स, ठीक है। एंटिटी assets acquired and liability assumed. The acquisition of B is to be integrated into two of entities A CGU with the net assets being allocated as follows. तो दो CGU है, दो CGU में 25 एंड 10 का ये दिया है, एंड टोटल आइडेंटिफाइबल एसेट कितना है? 35 का ऐसा। तो यहाँ पे बताओ, मैंने पे किया 50 का, यानी मैंने कैश कंसिडरेशन जो पे किया, जो भी कंसिडरेशन है परचेस कंसिडरेशन में 50 पे किया, और इसका आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है 35 का। ये पीसी है मेरा, यहाँ पे नेट असेट्स इतना है। तो जो भी डिफरेंस है, बोलो क्या ये गुडविल नहीं है क्या? ये मेरा गुड्डू आया, गुडविल, राइट। अब आगे देखेंगे क्या है। इन एडिशन टू द नेट असेट्स एक्वायर्ड that are assigned to CGU2, the acquiring entity expects CGU2 to benefit from certain synergies related to acquisition.
कोई तो सिनर्जी से एक्विजिशन, यानी सीजीओ टू को एक बेनिफिट है, मतलब एक्विजिशन करने के बाद सीजीओ टू के पास बेनिफिट है कि वो अच्छा चलेगा, ठीक है। सीजीओ टू इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज हायर सेल of its product because the access of the acquired entities distribution channel। CGU2 का जो है ना सेल्स ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि जो हमने एक्विजिशन किया है वो एक्विजिशन का जो सेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करके वो ज्यादा सेल कर सकता है। देयर इज नो synergetic goodwill attributable to other CGUs। Entity A allocated the purchase consideration of acquired business in CGU1 and 2 33 million और 17 million respectively determine allocation of goodwill of each CGU। यानी मुझे यहाँ पे क्या पूछ रहा है सर, यहाँ पे सिंपल ट्रांजेक्शन क्या है, एक बिजनेस ने दूसरा बिजनेस को एक्वायर किया सर, और वो जो दूसरे बिजनेस है, दूसरे बिजनेस का दो सीजीयू है, एक सीजीयू सीजीयू A1 है और सीजीयू टू है, ठीक है। इनका जो है ना मुझे आइडेंटिफाइबल एसेट्स बता दिया कि इतना होगा, सीजीयू वन का 25 होगा और सीजीयू टू का 10 होगा। और एक और चीज यहाँ पे आगे क्या बताया कि हमने जो परचेज कंसिडरेशन पे किया 50,000, 50 जो मिलियन का जो पे किया है, 50 मिलियन का जो बाइफरकेशन क्या होगा, CGU1 में 33 होगा और CGU2 में कितना होगा सर, 17 होगा, बराबर। तो ये मेरा परचेस कंसिडरेशन है। हम गुडविल कैसे निकलते हैं, परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, जो भी डिफरेंस एडिशनल जो पे करते हैं वही है ना मेरा गुडविल। तो यहाँ पे मेरा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स भी है क्या, एसेट्स कितना है, यहाँ पे दिया है सर 25 और 10, ये देखो 25 एंड 10 दिया है। तो मेरा गुडविल कितना आ जाएगा, इसको लेस करके बताओ, गुडविल आ जाएगा मेरा 5, 8, और यहाँ पे कितना आएगा, ये 7 का। यहाँ पे टोटल देख लो, तो यहाँ पे ये 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 का, और मेरा गुडविल आ जाएगा 15 का। समझ गया ये चीज? हम्म। नहीं समझा? फिर से बताओ अच्छे से करके। समझ गया। पक्का ना? क्योंकि यहाँ पे रफ में क्या नीचे करते हैं क्या अच्छे से। अच्छा यहाँ पे सोल्यूशन है, देख लो ना आराम से। क्या है, if goodwill is allocated to CGU based on difference between the purchase consideration and the fair value of net assets acquired in the that is direct method, allocation कैसा होगा, परचेज कंसिडरेशन 50 है, बराबर। ये 50 को हमने कैसे बांटा, 33 और 17 में बांटा सर, राइट। फिर उसके बाद 35 जो है ना मेरा नेट आइडेंटिफाइबल एसेट है। अब आइडेंटिफाइबल एसेट जो है उसको भी क्वेश्चन में दिया है, 25 है और 10 है, तो जो भी डिफरेंस रहेगा मेरा एसेट का और गुडविल रहेगा सर। CGU1 का गुडविल है 8 और CGU2 का है 7, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। चलो आज के लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट ये जो है ना एक बार क्वेश्चन रीड करके आ जाओ, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 9, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थियोरेटिकल है, यहाँ पे एक ही चीज समझना है कि समझो सर, मेरे पास जो हमने वैल्यू इन यूज पढ़ा था, ठीक है, वैल्यू इन यूज पढ़ा था और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पढ़ा था। रिकवरेबल अमाउंट है, समझो रिकवरेबल अमाउंट है, मेरा क्या होगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर, हायर ऑफ बोथ, ठीक है। हमने देखा था सर कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अगर अवेलेबल नहीं है, यानी क्या, अगर सेकेंड हैंड मार्केट में उसका अवेलेबल नहीं है या कुछ सिमिलर ट्रांजेक्शन नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, मतलब मुझे फेयर वैल्यू आइडेंटिफाइबल है ही नहीं, तो हम क्या यूज करते थे सर, वैल्यू इन यूज करते थे, बराबर ना। हम वैल्यू इन यूज हम क्या कंसिडर करेंगे, वैल्यू इन यूज इज अ रिकवरेबल अमाउंट, वेरी सिंपल सर। बट क्या, ये जो रिकवरेबल, ये जो वैल्यू इन यूज है ना, वैल्यू इन यूज अगर अवेलेबल नहीं है, तो फेयर वैल्यू को कंसिडर कर सकता हूँ क्या मैं रिकवरेबल अमाउंट? नहीं, ये कभी भी नहीं कर सकते। ये जो जब ऐसा कुछ चीज है कि फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज अगर अवेलेबल नहीं है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, सीजीयू के तरफ बढ़ेंगे। सीजीयू यानी क्या, उसके आसपास जो असेट्स है वो देखेंगे कि सीजीयू उस पे असेट्स के जो आसपास में कौन से असेट डिपेंडेंट है ऑन दैट पर्टिकुलर असेट, और वो असेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है। सीजीयू का कंसेप्ट तो पता है ना, सीजीयू हम एक स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट बनाते हैं, तो सीजीयू का देखेंगे कि सीजीयू एज अ होल वैल्यू डिटरमाइन होगा क्या। अगर सीजीयू एज अ होल वैल्यू इन यूज डिटरमाइन होगा, तो हम सीजीयू का कंसिडर करेंगे। क्या ये समझा क्या, क्या बोला सर, इंडिविजुअल असेट है, इंडिविजुअल असेट का रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं सर, हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर हम लेते हैं सर, ठीक है। समझो मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अवेलेबल नहीं है, तो हम वैल्यू इन यूज कंसिडर करते थे, ये समझ गया, ठीक है सर, वैल्यू इन यूज कंसिडर करते। क्या मेरे पास अगर इंडिविजुअल असेट का वैल्यू इन यूज है नहीं,
तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मैं रिकवरेबल अमाउंट पकड़ सकता हूँ क्या? नहीं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल फिर हम अज्यूम नहीं कर सकते कि ये रिकवर अमाउंट होगा। क्यों सर? क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे अजम्पशन क्या होता है कि हम एसेट जो है ना वो यूज करेंगे, हम बेचेंगे नहीं, हम यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो उसका वैल्यू इन यूज तो होना चाहिए ना। अगर वैल्यू इन यूज अवेलेबल नहीं है कोई भी इंडिविजुअल एसेट का, तो हम किसके और बढ़ेंगे? सीजीयू की ओर। सीजीयू यानी क्या? यहाँ पे देखेंगे उसके आजू बाजू, मतलब वो जो एसेट के ऊपर कौन सा एसेट डिपेंडेंट है, और ये एसेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट फॉर्म हो रहेगा। स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट स्मॉल फॉर्म हो रहा है, तो वेल एंड गुड, उसका रिकवरेबल अमाउंट डिटरमाइन करो, दैट इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, और उसको कंसिडर करेंगे। तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार रीड करके आ लो। ये क्वेश्चन को एक बार रीड करके आ जाओ, ठीक है। आज के लिए इतना काफी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लिसनर, हैव अ नाइस डे। आ जाओ, कोई इलिस्ट्रेशन नंबर 9 करते हैं। रीड करना है, ऑलरेडी रीड कर दिए होगे। चलो। A machine has suffered physical damage but is still working। ठीक है, फिजिकल डैमेज हुआ है और अभी भी काम कर रहा है, although not well as before it was damaged। फिजिकल डैमेज यानी हमने देखा था ना इंटरनल इंडिकेशन में। इंटरनल इंडिकेशन में अगर कोई भी मशीनरी का इंटरनल कुछ फिजिकल डैमेज हुआ या ऑब्सोलीट हुआ, तो उस केस में क्या करते हैं हम? उस केस में क्या इंडिकेशन है और उसका इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं सर। ओके, ये इम्पेयरमेंट टेस्ट का इंडिकेशन है। फिजिकल डैमेज इज नथिंग बट इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन है सर। ओके, आगे बढ़े। द मशीन्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज लेस देन कैरिंग अमाउंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है? वैल्यू इन यूज, अच्छा नहीं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कैरिंग अमाउंट से कम है। यानी क्या? यानी क्या यहाँ पे कैरिंग अमाउंट इज मोर देन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो क्या बताओ यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस आएगा क्या? इन जनरल सेंस बताओ कि अगर कैरिंग अमाउंट मेरा ज्यादा है और फेयर वैल्यू कम है, तो फिर उस केस में इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा असेट को, बताओ। ये यस। क्यों सर? क्योंकि ना बुक्स में हम ज्यादा दिखा रहे, मार्केट में जो फेयर वैल्यू है वो कम है, बराबर। सिंपल चीज। तो मुझे जो बुक्स में दिखा रहा है वो मार्केट वैल्यू में लेके आना है, उसके लिए यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस होगा। द मशीन्स डज नॉट जनरेट इंडिपेंडेंट कैश फ्लो। अब और एक और चीज क्या है यहाँ पे, मशीन इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं करता। इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं करता मतलब क्या? नहीं क्या? अगर इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट नहीं करता है तो फिर इस केस में हमें देखना पड़ेगा क्या ये मशीनरी इज डिपेंडेंट ऑन एनी अदर मशीनरी टू फॉर्म अ स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ असेट। ठीक है, the smallest group of identifiable group of asset that includes the machine and generates the cash inflow that are largely independent of cash inflows from other asset is the production line of the machine। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है हमें। स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट क्या रहेगा? रिकवरेबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन लाइन। प्रोडक्शन लाइन जो है ना, प्रोडक्शन लाइन क्या नहीं, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट यानी सीजीयू। यानी सीजीयू shows that production line taken as a whole is not impaired। चलो सर, एक चीज हमें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है। एक क्या है? मशीन है मेरा, ये मशीन है समझो। सबसे पहले मशीन का जो है ना, मुझे यहाँ पे इंडिविजुअल कैश फ्लो इंडिविजुअली बताया कि इंडिविजुअली कैरिंग अमाउंट ज्यादा है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल जो है ना वो कम है, बराबर, वो कम है। तो फिर अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल कम है, यहाँ पे हमने अजम्पशन इम्पेयरमेंट करना है या नहीं कैसे डिसाइड किया? ये डिसाइड किया था कि वैल्यू इन यूज आगे दे गया मैं। यहाँ पे कहीं पे भी वैल्यू इन यूज दिया है क्या? बोलो। अजम्पशंस भी देखेंगे। नहीं दिया है, ठीक है, इंडिविजुअली इंपेयर कर सकते हैं हम। बट आगे क्या बोल रहा है? ये इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज जनरेट नहीं करेगा। इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज जनरेट नहीं करेगा मतलब या यानी क्या? ये सीजीयू का पार्ट है। अब सीजीयू एज अ होल ये इम्पेयर नहीं है। सीजीयू एज अ होल इम्पेयर नहीं है, बट इंडिविजुअल एसेट इम्पेयर है। तो फिर बताओ, जब सीजीयू एज अ होल इम्पेयर नहीं है तो फिर क्या हम इंडिविजुअल एसेट को इम्पेयर कर सकते हैं क्या? हम जब भी सीजीयू का कंसेप्ट पढ़ के आए, तो फिर सीजीयू बस, सीजीयू का कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि सीजीयू एज अ होल इम्पेयर होना चाहिए। सीजीयू एज अ होल इम्पेयर होना चाहिए, तब जाके हम इम्पेयरमेंट करेंगे। अगर उसमें से कोई एक इंडिविजुअल एसेट इम्पेयर हो रहा है तो फिर उसको इम्पेयर नहीं करेंगे। आगे देखो क्या बोल रहा है। assumption 1 क्या है? बजट forecasted approved by the management reflects no commitment of management to replace the machine।
मशीन को रिप्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, बजट फोकस अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट द कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू रिप्लेस द मशीन एंड सेल इट इन द नियर फ्यूचर। कैश फ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ मशीन अंटिल इट्स डिस्पोजल आर एस्टिमेटेड टू बी नेग्लिजिबल। एडवाइस अकॉर्डिंगली द इम्पेयरमेंट लॉस इन द अबाउ सिनेरियोस। अब मुझे क्या करना है, दोनों सिनेरियोस में मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है, क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट होगा या नहीं होगा। फर्स्ट केस अगर देख लूं मैं, फर्स्ट केस देख लूं, मैनेजमेंट के जहाँ पे मशीन रिप्लेस करने का ये नहीं है, मतलब क्या कमिटमेंट नहीं है, तो फिर इस केस में क्या है, सीजीयू एज अ होल देखेंगे, फर्स्ट वाला, ये वाला जो है ना, सीजीयू एज अ होल देखेंगे, और सीजीयू इम्पेयर नहीं है, तो फिर यहाँ पे इंडिविजुअल मशीनरी को भी इम्पेयर नहीं कर सकते। एक और भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, राइट। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, मैंने बताया था अगर फेयर वैल्यू, सॉरी मेरा वैल्यू इन यूज नहीं है, वैल्यू इन यूज नहीं है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल है सिर्फ, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरेबल अमाउंट हम सिर्फ कौन सी यूज करते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर, बराबर ना। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल अगर नहीं है, तो फिर वैल्यू इन यूज हम वी विल कंसिडर रिकवरेबल अमाउंट। लेकिन वैल्यू इन यूज जो है ना, अगर अवेलेबल नहीं है, तो फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल ये वाला विल नॉट कंसिडर दिस फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। ये जो है ना, ये हम रिकवरेबल अमाउंट नहीं मानेंगे, समझा क्या क्या बोला, समझ रहा है क्या। कल बताया था ना सर, रिकवरेबल अमाउंट जो है ना, नॉर्मली रिकवरेबल अमाउंट इज कंप्यूटेड बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर। वेरी सिंपल सर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये वाला जो है ना, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है यानी क्या है, मेरा सेकेंड हैंड मार्केट नहीं है, इसके सिमिलर वे ऑफ ट्रांजेक्शन्स नहीं है, मतलब मेरा फेयर वैल्यू है ही नहीं। तो अगर फेयर वैल्यू है नहीं बट वैल्यू इन यूज है, तो वैल्यू इन यूज मैं रिकवरेबल अमाउंट मान सकता हूँ। क्यों सर, यहाँ पे क्यों वैल्यू इन यूज मान सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस मेरे बिजनेस में यूज होगा ना। अल्टीमेटली जो मशीनरी है वो मेरे बिजनेस में यूज होगा, और यूज होने के बाद उसका जो वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन बिजनेस, उसका क्या कैश फ्लोस आगा, कैसा यूज करूंगा, कितना यूजफुल लाइफ है, वो पूरा। बट रिकवरेबल अमाउंट वो बाहर का अमाउंट है, वो हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, ठीक है। एक तो ये समझ गया सर। अगर ये नहीं है तो इसको पकड़ लो, ठीक है। अगर वैल्यू इन यूज ही नहीं है, बिजनेस में वैल्यू इन यूज ही नहीं है, तो क्या हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल रिकवरेबल अमाउंट मान सकते हैं क्या। ऑलवेज नो, नहीं मान सकते। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल रिकवरेबल अमाउंट नहीं मान सकते। अगर वैल्यू इन यूज अवेलेबल नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो इंडिविजुअल मशीनरी है उसको क्या करूंगा मैं, एज अ होल ग्रुप, दैट इज सीजीयू कंसेप्ट के पास जाऊंगा, और सीजीयू कंसेप्ट में अगर वो असेट जो है ना वो सीजीयू में यूज हो रहा है कि नहीं, अगर वो असेट सीजीयू में यूज हो रहा है, तो फिर वो सीजीयू का वैल्यू इन यूज डिटरमाइन करेंगे और उसको रिकवरेबल अमाउंट एज अ होल सीजीयू निकालेंगे हम। ये कंसेप्ट समझा, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकेंड वाला, अगर नियर यस। फ्यूचर में बेचे, अगर नियर फ्यूचर में बेचे, तो फिर उस केस में क्या कर सकते हैं, मशीनरी को नियर फ्यूचर में रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। नियर फ्यूचर में मैं रिप्लेस कर सकता हूँ और उसका वैल्यू इन यूज भी डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो फिर इस केस में इंडिविजुअल मशीनरी को इंपेयर कर देंगे। आ जाओ सोल्यूशन ले लेते हैं। The recoverable amount of machine alone cannot be estimated because the machine's value in use may differ from its fair value, can be determined only for the cash generating unit to which the machine belongs. इस पे वैल्यू इन यूज किसके साथ डिटरमाइन कर सकते हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट का डिटरमाइन कर सकते हैं, जो मशीनरी कैश जनरेटिंग यूनिट में बिलोंग करता है, ठीक है। द प्रोडक्शन लाइन जो है ना वो इम्पेयर नहीं है। क्यों सर, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि प्रोडक्शन लाइन इम्पेयर नहीं है, देखो ये वाला, नहीं नहीं ये वाला नहीं, कहाँ पे तो लिखा था ना, यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन इज नॉट इम्पेयर, क्वेश्चन में बोला है, तो फिर प्रोडक्शन लाइन इम्पेयर नहीं है तो इंडिविजुअल एसेट भी नहीं होगा। देयर फॉर नो इम्पेयरमेंट लॉस इज रिकग्नाइज्ड फॉर द मशीन, मशीन का इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज नहीं करेंगे। एंटिटी असेस कर सकता है depreciation मेथड और depreciation पीरियड एंड मेथड फॉर द मशीन। perhaps a shorter depreciation period or the faster depreciation method is required to reflect the expected remaining useful life of the machine or the pattern in economic expected benefit to consumed by the entity। सिंपल है। एक तो अपना जो ये इम्पेयरमेंट एज अ होल देख रहे हैं हम, वो नहीं हो रहा है, सीजीयू नहीं हो रहा है, तो ये इंडिविजुअल असेट को भी इम्पेयरमेंट नहीं करेंगे। अब सिर्फ आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर मशीनरी का जो इंडिविजुअल मशीन था जहाँ पे इम्पेयरमेंट होना चाहिए था, उसका क्या करेंगे हम, उसका यूजफुल लाइफ फिर से डिटरमाइन करेंगे, असेस करेंगे कि कितना यूजफुल लाइफ हो सकता है इसका, और उसको डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे, ठीक है। सेकंड ना दो, द मशीन इन यूज कैन बी एस्टिमेटेड टू बी क्लोज टू इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल।
ठीक है। वैल्यू इन यूज यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, सेकेंड वाला assumption है। दिस इज सेकेंड assumption, दिस इज सेकेंड assumption। Therefore, the recoverable amount of machine can be determined and no consideration is given to cash generating unit to which the machine belongs in the production line because the machine's fair value less cost to disposal is less than carrying amount. An impairment loss is recognized for the machine value. यानी क्या, वही देखे थे ना हमने, क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है सर, मेरा सीसी जो कैरिंग अमाउंट है मोर देन फेयर वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू इन यूज भी डिटरमाइन कर सकते हैं हम, वैल्यू इन यूज भी डिटरमाइन कर सकते हैं, बट वैल्यू इज इन यूज इज लेस देन मेरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है। After the allocation of procedure have been applied, the liability is recognized for remaining amount of an impairment loss for cash generating unit if and only if required for another accounting standard। ठीक है, देख लो एक बार आंसर, आंसर देख लो। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर एमसीक्यू में आ सकता है, फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू। बस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू कंसेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। एक बार आंसर देख लो। चलो आगे बढ़े। यस सर, डन। इलस्ट्रेशन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लो, यहाँ पे कौन सा है सर, हमने जो गुडविल पढ़ा था ना, गुडविल का कंसेप्ट है, इम्पेयरमेंट लॉस का कंसेप्ट है, एंड रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कंसेप्ट के रिलेटेड, कौन से कंसेप्ट इन्वॉल्व है, गुडविल भी है, प्लस इम्पेयरमेंट लॉस है, प्लस रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस भी है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो अच्छे से, देन विल स्टार्ट सॉल्विंग। डन रीडिंग द क्वेश्चन। डन। चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
On 1st April X1, Venus Limited acquired 100% of Saturn Limited for 4 lakhs. 4 lakhs का क्या हुआ यहाँ पे, वीनस लिमिटेड ने सैटर्न लिमिटेड को एक्वायर किया ऑन 1st April X1 को. द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, ठीक है, ऑफ सैटर्न वॉज 3,20,000 एंड गुडविल वॉज 80,000. तो फिर यहाँ पे क्या हुआ है सर, यहाँ पे एक्विजिशन ट्रांजेक्शन हुआ, तो फिर इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया हमें कि आइडेंटिफाइबल असेट्स कितना है मेरा, ठीक है, असेट्स कितने हैं, और सेकंड मेरा गुडविल कितना है, ये दोनों चीज मुझे दे दिया है क्वेश्चन में. तो यहाँ पे असेट्स मेरा 3,20,000 का है, गुडविल 80,000 का है. सैटर्न जो है ना, इज अ कोल माइनिंग बिजनेस. ऑन 31st March X3, गवर्नमेंट कैंसल लाइसेंस गिवन इन द फ्यू स्टेट्स. अच्छा, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑन 31st March X3 को क्या हो रहा है, सैटर्न माइनिंग लिमिटेड में और गवर्नमेंट ने उनका जो है ना सर्टन स्टेट्स का लाइसेंस कैंसिल किया है. तो फिर यहाँ पे एक चीज तुम्हें याद आना चाहिए, सर गवर्नमेंट ने अगर लाइसेंस कैंसिल किया है, दिस इज नथिंग बट, क्या है ये, दिस इज नथिंग बट एन एक्सटर्नल इंडिकेशन. एक्सटर्नल इंडिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ इम्पेयरमेंट. ऐसा कुछ होता है तो फिर उस केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इम्पेयरमेंट टेस्ट करूंगा. एज अ रिजल्ट सैटर्न लिमिटेड revenue is estimated to get reduced by 30%. The adverse change in the market and the regulatory condition is indicator of impairment. Question में दिया है. As a result, Venus Limited has to estimate the recoverable amount of the goodwill and the net assets as on 31st March X3. ठीक है, हमने स्टार्ट कब किया था सर, स्टार्ट हमारा 1st April X1 पे हुआ. अब आके हम खड़े हैं 31st March X3 पे. तो कितने साल हो गया, 1 2 2 3, 2 साल खत्म हुए. तो अब जो कैलकुलेशन होगा आफ्टर 2 इयर्स का कैलकुलेशन होगा, जो भी कैलकुलेशन होगा. ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. वीनस यूजेस स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, द यूजफुल लाइफ ऑफ सैटर्न लिमिटेड असेट इज एस्टिमेटेड टू बी 20 इयर्स. वीनस जो है ना, वो 20 स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करता है, और सैटर्न का जो है ना एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 20 इयर्स. मतलब जो असेट्स है 3,20,000 का जो असेट्स है, उसका यूजफुल लाइफ है 20 इयर्स, और उसका रेसिडुअल वैल्यू निल है, रेसिडुअल वैल्यू भी नहीं है सर. ओके, नो इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज inflows can be identified to any individual asset, so the entire operation of Saturn is to be treated as CGO. तो फिर जो Saturn का है ना, वो entire operation एक कैश जनरेटिंग यूनिट मान लेंगे. सिंपल. ड्यू टू द रेगुलेटरी एंटेंगल इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ Saturn as a CGO. It is its value in use is estimated by the management at 2,12,000. अच्छा, यहाँ पे क्या बोला था मैंने, रिकवरेबल अमाउंट निकलने क्या क्या अमाउंट चाहिए मुझे, बोलो. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, राइट, और वैल्यू इन यूज. ठीक है, ये दोनों चाहिए सर. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर फेयर, नॉर्मली कंसेप्ट, अपना कंसेप्ट क्या है कि अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल अगर नहीं है, इन केस दिस डजंट एग्जिस्ट, तो फिर उस केस में वी कैन कंटिन्यू विथ वैल्यू इन यूज. द बेसिक लॉजिक इज दैट कि जो असेट है हमारे बिजनेस में यूज करेंगे, और बिजनेस का कैश फ्लोस और बिजनेस का जो असेट को यूज करने वाले हैं, उसका जो एस्टिमेशन हमारे पास होगा, तो वैल्यू इन यूज क्या है हम डिटरमाइन कर सकते हैं. तो फिर उसके लिए हम वैल्यू इन यूज कंसिडर कर सकते हैं सर. कब, जब मेरे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजेबल नहीं होगा. ठीक है, वेरी सिंपल. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि रेगुलेटरी एंटेंगल इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, डिटरमाइन करने द सेलिंग प्राइस ऑफ सैटर्न. सेलिंग प्राइस यानी क्या, यहाँ पे बोल रहे हैं कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, ये हमें पता नहीं है, हम निकाल नहीं सकते हैं, हम एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू इन यूज है. क्या हम वैल्यू इन यूज यूज कर सकते हैं, अभी गैस, हम वैल्यू इन यूज यूज करते सकते हैं सर. ठीक है, देन आगे, सपोज बाई 31st March X5. अच्छा, हमने कहाँ पे थे, 31st March X3. 31st March X3 का मेरा यहाँ पे ये क्या है, वैल्यू इन यूज दिया है ना, 31st March X3 का मुझे वैल्यू इन यूज दिया है 2,12,000. यहाँ पे मैं इम्पेयरमेंट टेस्ट चेक करके देख लूंगा कि इम्पेयरमेंट हो रहा है कि नहीं. क्यों, मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट है, मेरे पास क्या है, कैरिंग अमाउंट है, दोनों को कंपेयर करके देख लूंगा कि क्या यहाँ पे इम्पेयरमेंट है. इम्पेयरमेंट है तो वेल एंड गुड, इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करूंगा. अब आगे कब आ गए हम, 31st March X5.
में आ गया, यानी उसके 2 साल बाद, 3 4 4 5, ये 2 साल और आगे आ गए। तो आगे आने के बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, the government reinstate the license of Saturn. ठीक है, the management expects a favorable change in the net cash flow, favorable change है net cash flow में, this is an indicator that impairment loss may have been reversed। यानी क्या, 2 साल बाद गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस था उसको रीइंस्टेट किया, यानी लाइसेंस जो रीइंस्टेट किया यानी मेरा इनकम बढ़ जाएगा, यानी मेरा रिकवरेबल अमाउंट बढ़ जाएगा। जब रिकवरेबल अमाउंट इंप्रूव हो गया तो उस केस में हम क्या करते हैं बोलो, उस केस में हम क्या करते हैं, जो इम्पेयरमेंट लॉस हमने रिकग्नाइज करके आया था उसी को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा नहीं, हम कैलकुलेट कर देंगे कि कितना रिवर्स करना है। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सैटर्न नेट एसेट री एस्टिमेटेड, द वैल्यू इन यूज दिया है मुझे 3 लाख 4, एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल दिया है 2 लाख 90। तो यहाँ पे 2005 में मुझे दोनों भी दिया है, वैल्यू इन यूज भी दिया है और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल भी दिया है। अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी, एंड ऑल्सो एडवाइज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवर्सल ऑफ लॉस एंड सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन देयर। क्वेश्चन सिंपल है, बस बहुत सारी चीजें, 3 चीजें इंक्लूडेड है यहाँ पे। एज ऑन फर्स्ट, क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट एज ऑन फर्स्ट 31st March X3। ठीक है, फिर उसके बाद उसका रिवर्सल, और इसमें एडिशनली क्या है, गुडविल भी है सर, क्या है एडिशनली, गुडविल है। चलो सॉल्व करें, यहाँ पे करें, नहीं यहाँ पे करते हैं। समझ रहा है क्या, क्या करा रहा हूँ, क्या बाउंसर है। ये समझ रहा है। वेरी गुड। कुछ नहीं, हमने जो पढ़ के आया था सारे कंसेप्ट है ना उसी के रिलेटेड एक कंप्लीट क्वेश्चन है वो। ठीक है चलो इसमें, ये था मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 10। कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट वॉज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, मुझे क्या क्या दिया था क्वेश्चन में, एज ऑन 1 अप्रैल X1, X1 को क्या क्या दिया था मुझे, एक सबसे पहला मेरा आइडेंटिफाइबल असेट दिया था ना मुझे, आइडेंटिफाइबल असेट्स कितना है सर, 3 लाख 20। ठीक है, और उसके बाद मुझे गुडविल भी दिया था, गुडविल दिया है मुझे, कितना है, 80,000 का है। फिर उसके बाद आगे क्या दिया था मुझे, आगे मुझे यूजफुल लाइफ दिया था, यूजफुल लाइफ कितना था, 20 इयर्स। मेरा यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट भी दिया था, रिकवरेबल अमाउंट इन द सेंस वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज दिया था मुझे कितना, 12 लाख, 2,12,000। ठीक है, सिंपल। चलो, एज ऑन फर्स्ट सबसे पहले क्या कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, कर पाओगे क्या इम्पेयरमेंट लॉस कंप्यूट,
पर्टिकुलर्स आइडेंटिफाइबल एसेट, फिर आ गया गुडविल, ये आ गया टोटल। ठीक है, मेरा यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट पता है मुझे। ओरिजिनल कॉस्ट, अब ओरिजिनल कॉस्ट में आइडेंटिफाइबल एसेट का मुझे 3,20,000 पता है। ठीक है, गुडविल पता है क्या? यस सर, इट इज 80,000। टोटल मिला के कितना है? 4 lakhs। टोटल मिला के 4 lakhs, सिंपल यहाँ तक, कोई भी डाउट? सेकेंड, मैं क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा ना। क्यों सर डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करेंगे? ये जो ओरिजिनल कॉस्ट है, ये 1 अप्रैल X1 का कॉस्ट है। क्या है? 1 अप्रैल X1 का कॉस्ट है मेरा ओरिजिनल। मुझे इम्पेयरमेंट का जो ये अमाउंट दिया है, इम्पेयरमेंट कब कर रहे हैं हम? एज ऑन 31 मार्च X3 का कर रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पे जब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाएंगे ऑफ X3, तो फिर कितना ईयर हो गया? X1 X2 एक हो गया, एंड X2 X3 एक हो गया। तो 2 साल का मुझे डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे सर? आ जाओ। गुडविल पे डेप्रिसिएशन होता नहीं है, ये 20 ईयर्स का है, इंटू 2 ईयर्स, बराबर। इंटू 2 ईयर्स कंप्यूट करके बताओ। 3,20,000 डिवाइडेड बाई 20 ईयर्स इंटू 2, ये आ गया कितना? 32,000। उतना ही है ना? 3,20,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 2, हाँ, इतना ही है। तो यहाँ पे मेरा थर्ड में कैरिंग अमाउंट कब का? 31 मार्च X3 का। X3 का मुझे कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। कितना होगा? 3,20,000 माइनस 32,000, 2,88,000। गुडविल पे मेरा डेप्रिसिएशन कुछ होता नहीं है सर, तो ये आएगा 0, ये आएगा सेम टू सेम। यहाँ पे 32,000 लेस कर दो डेप्रिसिएशन वाला, तो मेरा टोटल कैरिंग अमाउंट कितना आएगा? 4,20,000, 4 लाख माइनस 32,000, 3,68,000। ठीक है, यहाँ तक समझा? कोई डाउट है यहाँ तक? हमने क्या किया? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या किया? यहाँ पे डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया, यानी X1 का जो मशीनरी है उसको X3 में ट्रांसफर किया बाय अप्लाइंग डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन कंप्यूट करके। अब फोर्थ मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट है, विच इज गिवन, गिवन इन द क्वेश्चन। हाँ, रिकवरेबल अमाउंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। हाँ, कितना है मेरा रिकवरेबल अमाउंट? मेरा रिकवरेबल अमाउंट है 21,200, 000, सॉरी। तो यहाँ पे मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा ना। इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा बताओ? इम्पेयरमेंट लॉस लेस करने के बाद, रिकवरेबल अमाउंट लेस करने के बाद बताओ। कर रहे हो क्या कंप्यूट? कैलकुलेशन साथ साथ में करो। 1,56,000 आ रहा है सर। यस, 1,56,000। यस। अब ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है 1,56,000 का, तो हमने देखा था अगर गुडविल होगा सर, तो गुडविल में क्या करेंगे? सबसे पहले गुडविल में एडजस्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो भी बचा हुआ लॉस है उसको क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? कैरिंग अमाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो गुडविल में सबसे पहले एडजस्ट कर लूंगा इसको। गुडविल में एडजस्ट कर दिया। बचा हुआ लॉस जो है ना, बचा हुआ लॉस मेरा कहाँ पे जाएगा? ये मेरा कैरिंग अमाउंट में जाएगा, असेट के कैरिंग अमाउंट। तो फिर कितना बचता है? 5,56 माइनस 80,000, 76,000 बचेगा। कितना बचेगा? 76,000। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देन आएगा सिक्स्थ वाला। हेलो, यस सर। ऑडियो वीडियो क्लियर है?
हाँ। ओके, क्या यार, ये तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस देता है। कुछ ना कुछ सोल्यूशन देखना पड़ेगा। हम्म यहाँ पे लास्ट में बताओ, मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आएगा। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, बराबर ना? आफ्टर इम्पेयरमेंट कितना आएगा? गुडविल तो बच गया जीरो। गुडविल तो हो गया जीरो, बराबर। तो 2,88,000 में से 76 लेस 1,000 का लेस करके बताओ, है ना? 76,000। 2,12,000 मेरा बचेगा यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे कितना बचेगा? 2,12,000। सिंपल। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। अब आगे क्या बोल रहे हैं? इम्पेयरमेंट लॉस को रिवर्स करना है, राइट? इम्पेयरमेंट लॉस को क्या करना पड़ेगा मुझे? रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम? यहाँ पे मुझे रिकवरेबल अमाउंट भी दिया है। सेकेंड चीज, कंप्यूटेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल कंप्यूट करना है हमें। अब यहाँ पे मुझे मुझे रिकवरेबल अमाउंट भी दिया है, और मेरा क्या दिया है, और वैल्यू इन यूज भी दिया है। रिकवरेबल नहीं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी दिया है, वैल्यू इन यूज भी दिया है। विच एवर इज हायर कंसिडर करूंगा। उसके पहले मुझे क्या कंप्यूट करना पड़ेगा? उसके पहले मुझे बुक वैल्यू कंप्यूट करना पड़ेगा, बराबर। मेरा जो है ना, मेरा यहाँ पे अगर तुम देखोगे, मेरा यहाँ पे ये जो अमाउंट है, 2 लाख, 2,12,000, ये क्या है? एज ऑन 31 मार्च X3। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च X3। अब मुझे X5 में आना है। एज ऑन 31 मार्च X5 में आना है। जब एज ऑन 31 मार्च X5 में आना है, तो फिर मुझे जो X3 का जो कैरिंग अमाउंट है X5 में लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आएंगे हम? भाई अप्लाइंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कंप्यूट करके। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा कंप्यूटेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट। अच्छा, 1 मिनट बचा है क्या? हम क्या करते हैं, एक और सेशन क्रिएट करते हैं, उसमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 ही मिनट बचा है, सेशन एंड हो जाएगा। चलो, हमने क्या किया था सर? हमने जो है ना, सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट था 3,20,000 का मेरे पास। 3,20,000 का ओरिजिनल कॉस्ट था। 80,000 का गुडविल था। 4 लाख का मेरे पास क्या आ गया टोटल? ये आ गया असेट्स। फिर उसके बाद 3,20,000 के ऊपर मैंने 20 ईयर्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन 2 साल का लगाया था। क्यों सर? एज ऑन X3 जो है ना, X3 मुझे क्या चाहिए था? इसका कैरिंग अमाउंट चाहिए था। X3 का मुझे क्या चाहिए था सर? इसका कैरिंग अमाउंट चाहिए था। देखो, X3 का चाहिए था मुझे कैरिंग अमाउंट 2,88,000। और 2,88,000 आ गया। 80,000 गुडविल था, और टोटल मेरा ये आ गया। मेरा रिकवरेबल अमाउंट कितना था ये? जब रिकवरेबल अमाउंट इतना है, तो फिर मेरा इम्पेयरमेंट लॉस 1,56,000 आया। 1,56,000 में से मुझे क्या करना पड़ा? फर्स्ट मुझे गुडविल में एडजस्ट करना पड़ा, ये 80,000 का। ठीक है। और बचा 76,000 मेरा यहाँ पे है। यानी उस किस में एडजस्ट किया? मेरा आइडेंटिफाइबल एसेट में एडजस्ट किया। तो मेरा यहाँ पे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट, मतलब इम्पेयरमेंट चार्ज करने के बाद 2,12,000 का मेरा असेट्स का कैरिंग अमाउंट आ गया एज ऑन 31 मार्च X3 को। ठीक है। अब मुझे एक्स फाइव में मुझे क्या हुआ? मेरा जो लाइसेंस है वो रिवैम्प हो गया, और रिवैम्प होने से मुझे क्या है? रेवेन्यू बढ़ गया। रेवेन्यू बढ़ गया, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटेशन करना पड़ेगा फॉर द इम्पेयरमेंट लॉस का। कंप्यूटेशन करना पड़ेगा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का। उसके लिए हम क्या करेंगे? एज ऑन X3 जो मेरा ये था 2,12,000, उसको मुझे एज ऑन X5 मुझे क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करके कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च X3। X3 का कैरिंग अमाउंट पता है कि मुझे? यस सर, 2,12,000। इसमें से लेस कर देगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा। बताओ कितना आएगा? हम्म ऑलरेडी 2 साल का ऊपर चार्ज करके आया मैंने, बराबर। तो 2 साल चार्ज किया, तो बचा हुआ कितना है? 18 ईयर्स का मुझे लाइफ बचा है। 18 ईयर्स की लाइफ में से मुझे अभी और 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो बताओ कितना आएगा? 2,12,000 डिवाइड बाई 18 इंटू 2। तो ये आ गया
अच्छा 23,555 आ रहा है, बट आईसीए है यहाँ पे, क्या क्या है यहाँ पे, नियरेस्ट थाउजेंड लिया है क्वेश्चन में। नियरेस्ट थाउजेंड 24,000 क्या है आईसीए ने, बराबर। आईसीआई ने राउंड ऑफ किया है, इतना समझ लो, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी। तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31st March, X5। X5 कितना आएगा बताओ? 2,12,000 -24,000 सर, 1,88,000। बट क्या 1,88,000 माइनस जो भी मेरा कैरिंग अमाउंट है, अब यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट भी निकालना पड़ेगा ना मुझे। रिकवरेबल अमाउंट कब का सर? 31st March, X5 का ही मुझे रिकवरेबल अमाउंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू इन यूज भी दिया है। वैल्यू इन यूज कितना दिया है मुझे? 3,04,000। और फिर उसके बाद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल दिया है। कितना दिया है? 2,90,000। ठीक है, ये दोनों दिया है। हम रिकवरेबल अमाउंट के लिए क्या कंसिडर करते हैं? विच एवर इज बेनिफिशियल। विच एवर इज बेनिफिशियल यानी क्या? विच एवर इज हायर। तो 3,04,000 जो है मेरा यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट आएगा। तो मेरा यहाँ पे टोटल अप्रिसिएशन कितना हो गया वो? तो टोटल अप्रिसिएशन, टोटल अप्रिसिएशन कितना हुआ? कंप्यूट करो एक बार। 3,04,000 -1,88,000। 3,04,000 -1,88,000 कितना आता है बताओ? कितना बोले, कितना आया? 1,16,000। ओके। तो यहाँ पे टोटल अप्रिसिएशन इज, ये निकालने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए निकालता हुआ। ये टोटल अप्रिसिएशन मुझे, क्या ये रिवर्स कर सकता हूँ क्या यहाँ पे? टोटल अप्रिसिएशन, ये रिवर्स नहीं कर सकते। हमें हमें क्या निकालना पड़ेगा? अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना होता तो मेरा क्या होता, क्या होता? मेरा कैरिंग अमाउंट क्या होता? इम्पेयरमेंट लॉस ना होता तो मेरा कैरिंग अमाउंट क्या होता सर? तो देखो, इनिशियली इनिशियली मेरा कॉस्ट कितना था? 3,20,000 का था ना। इनिशियल कॉस्ट कितना था मेरा? 3,20,000। मेरा यूजफुल लाइफ कितना था? 20 ईयर्स का था। ठीक है, और 4 साल हो चुके हैं। तो फिर मेरा कैरिंग अमाउंट निकलेगा क्या इन, क्या विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस? यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, मेरा ओरिजिनल कॉस्ट पता है मुझे कितना है? 3,20,000। यस, लेस कर देगा मैं डेप्रिसिएशन। एक मिनट, इतना पूरा मत करो, डायरेक्टली कर दो ना यहाँ पे। डायरेक्टली यहाँ पे कर दो। कैरिंग अमाउंट विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस।
ठीक है, कैसे करेंगे सर? 3,20,000 ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट था, डिवाइडेड बाय 20 ईयर्स मेरा यूजफुल लाइफ था, 4 साल बीत चुके हैं, मतलब बीत गया है। तो फिर अब कितना बचता है? 16 ईयर्स का लाइफ स्पैन बचा। 16 ईयर का लाइफ स्पैन बचा ना, कैसा है सर? 20 ईयर्स का मेरा यूजफुल लाइफ था, 4 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, 20 ईयर्स में से 4 साल लेस कर दो तो फिर मेरा बचा हुआ जो 16 ईयर्स है वो बचा है। तो 16 ईयर्स का कितना आएगा? 3,20,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 16। तो कितना आएगा? कितना आएगा सर इसका? मेरा 2,56,000। कितना आएगा? 2,56,000। क्या ये प्रोसेस हो रहा है क्या तुम्हारा, कि क्या कर रहा हूँ मैं? तो मुझे पता है सर, मेरा कैरिंग अमाउंट बुक्स में कितना दिख रहा है एज ऑन 31 मार्च X3, सॉरी X5, इतना दिख रहा है। बुक्स में कितना दिखना चाहिए सर? ये देखो, ये वाला 2,56,000। तो फिर मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड कितना है? बोलो। 1 मिनट, यहाँ पे नंबरिंग दे दूं क्या? हाँ, मैक्सिमम रिवर्सल कितना है? मैक्सिमम रिवर्सल अलाउड 2,56,000। मेरा जो 2,56,000 बुक्स में दिखता था विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस, माइनस कितना है? माइनस माइनस 1,88,000, माइनस 1,88,000। तो कितना आएगा बताओ? 2,56,000 माइनस 1,88,000। तो मेरा मैक्सिमम रिवर्सल जो अलाउड है वो 68,000 का है। कितना है? 68,000 का है। क्या ये चीज समझा? इसको मैं ना प्रॉपर फॉर्मेट में सॉल्व करके उसमें वन नोट में डाल देता हूँ, जो है ना सारे क्वेश्चन जहाँ पे सॉल्व किया है। यहाँ पे जो है ना फॉर्मेट हो रहा ही नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा है, हैंग हो रहा है। बस इतना क्वेश्चन समझ लो, आंसर कैसे सॉल्व करना है वो समझ लो। 68,000 मैक्सिमम रिवर्सल है। ठीक है, अब रिवाइज्ड, मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च, 31 मार्च X5 कितना होगा सर रिवाइज्ड आफ्टर रिवर्सल ऑफ लॉस? मेरा बुक्स में सर 1,88,000 था, बराबर। प्लस अभी जो है ना 68,000 का रिवर्सल कर सकता हूँ मैं। तो मेरा रिवर्सल कितना आएगा, मतलब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितना आएगा? 2,56,000। ठीक है, अब यूजफुल लाइफ कितना बचा है सर? यूजफुल लाइफ कितना बचा है? यूजफुल लाइफ ऑलरेडी मैंने 20 ईयर्स का यूजफुल लाइफ है मेरा, बराबर। 20 ईयर्स का यूजफुल लाइफ है, उसमें से 4 साल का डिप्रिसिएशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, तो फिर 16 ईयर्स का यूजफुल लाइफ है यहाँ पे। तो रिवाइज डिप्रिसिएशन कितना आएगा? रिवाइज डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 2,56,000, ये मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट है, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 16 ईयर्स। तो एक साल का कितना डिप्रिसिएशन आएगा देखो, 2,56,000 डिवाइडेड बाय 16 ईयर्स, बराबर। 2,56,000 डिवाइडेड बाय 16 ईयर्स, तो कितना आएगा? 16,000 का रिवाइज डिप्रिसिएशन आ जाएगा। समझ गया ये चीज? क्या ये चीज समझ गया क्या? यस सर। क्या क्या है, एक और बार फिर से रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज्यादा वो वन नोट की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ। तो सबसे पहले मेरे क्वेश्चन में दिया क्या दिया था? वीनस ने सैटर्न को एक्वायर किया था, कितना? 100%। अब वीनस ने सैटर्न को एक्वायर किया तो फिर 4 लाख में एक्वायर किया था, उसमें से 3,20,000 जो है मेरा आइडेंटिफाइबल एसेट है। तो बचा हुआ जो है ना वो गुडविल था, दैट इज 80,000, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि सैटर्न लिमिटेड का जो है ना लाइसेंस कैंसिल हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ा। अब यहाँ पे 2,12,000 का मुझे क्या दिया था? रिकवरेबल अमाउंट दिया था। 2,12,000 का क्या दिया था सर? रिकवरेबल अमाउंट। अब यहाँ पे मुझे क्या कर X3 में, एज ऑन X3 31 मार्च X3 को मुझे कंप्यूट करना है क्या मेरा कैरिंग अमाउंट। तो मेरा यहाँ पे आ गया असेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें मैं क्या कर दिया? 2 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज किया। क्यों? X1 से स्टार्ट होके X3 में आना पड़ा, तो फिर 2 साल का मुझे डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ा। जब 2 साल का डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो फिर ये अमाउंट्स आ गए मेरे पास, 2,88,000 एंड 3,68,000। ठीक है, अब रिकवरेबल अमाउंट जो है वो देखना है कि रिकवरेबल अमाउंट इतना था मेरा, 2,12,000 का था, बराबर। अब रिकवरेबल अमाउंट कंप्यूट करने के बाद, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट ये करने के बाद, कंपेयर करने के बाद, कैरिंग अमाउंट ज्यादा था और रिकवरेबल अमाउंट कम था। तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो फिर जो भी डिफरेंस है मेरा इंपेयरमेंट लॉस आया, तो फिर 1,56,000 का मेरा इंपेयरमेंट लॉस आ गया यहाँ पे, बराबर। जब भी इंपेयरमेंट लॉस आएगा तो फिर उस केस में हम फर्स्ट क्या करते हैं, उसको गुडविल से एडजस्ट करते हैं, पहले गुडविल से। तो 1 लाख, सॉरी 80,000 का जो है ना, 80,000 का गुडविल,
एडजस्ट कर दिया मैंने। अब 80,000 का गुडविल एडजस्ट करने के बाद 1 लाख, सॉरी 76,000 का इंपेयरमेंट लॉस बचा है। जो 76,000 का इंपेयरमेंट लॉस मैंने असेट्स के वैल्यू से, कैरिंग अमाउंट से मैंने एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद मेरा ये कैरिंग अमाउंट आ गया सर। ये कैरिंग अमाउंट कब का है सर? एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च X3 का है। यहाँ पे X3 तक हो गया, बहुत खत्म हुआ, X3 का कहानी खत्म हुआ। अब X5 में आ गया, X5 के ईयर में आ गए। X5 के ईयर में क्या हुआ? X5 के ईयर में मेरा जो लाइसेंस है वो रिवैम्प हो गया। जब रिवैम्प हो गया तो फिर यहाँ पे क्या है, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का इंडिकेशन है। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया, मेरा बुक्स में 2 लाख 12 दिख रहा था X3 में, तो X4 और X5 2 साल का डिप्रिसिएशन लगा के मेरे बुक्स में जो अमाउंट दिख रहा है वो निकाल लिया मैंने यहाँ पे। देखो, यहाँ पे मेरा कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च X3, और 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, ये रहा 2 साल का डेप्रिसिएशन। तो जब 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो फिर मेरा कैरिंग अमाउंट एज ऑन X5 मिल जाएगा मुझे। कितना? 1,88,000, बराबर। 1,88,000 का मेरा कैरिंग अमाउंट, यानी ये बुक्स में दिख रहा है अब। और मेरा रिकवरेबल अमाउंट था, ये था 3,04,000। तुम टोटल अप्रिसिएशन निकालो, नहीं निकालो कोई बात नहीं, ये निकालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन करना को। ठीक है, मेरा रिकवरेबल अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे ये क्या है, इंडिकेशन है ना। किसका इंडिकेशन है सर? रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस का। क्यों? बुक्स में 1,88,000 दिख रहा है, मेरा मार्केट में 3,04,000 दिख रहा है, बराबर। मार्केट में 3,04,000 दिख रहा है। तो फिर इस केस में यहाँ पे रिवर्सल करना पड़ेगा। रिवर्सल कैसे करेंगे हम? रिवर्सल कैसे करेंगे सर? हमने क्या किया था, अगर इंपेयरमेंट लॉस ना होता तो फिर उसका कैरिंग अमाउंट क्या होता? अगर इंपेयरमेंट लॉस ना होता तो फिर कैरिंग अमाउंट क्या होता, वो निकाल लिया, क्या आ गया? 2,56,000। तो फिर मेरे बुक्स में दिख रहा है 1,88,000, और मेरा कैरिंग अमाउंट है 2,56,000 विदाउट इंपेयरमेंट लॉस। तो इन दोनों का जो मैक्सिमम डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है, वो मैक्सिमम रिवर्सल आ जाएगा। अरे 68,000 का मैक्सिमम रिवर्सल है सर। तो फिर रिवर्सल हमने 68,000 का किया, इतना आ गया मेरा रिवाइज कैरिंग अमाउंट। 16 ईयर्स का लाइफ था, उसके ऊपर रिवाइज डिप्रिसिएशन कंप्यूट किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LDR क्वेश्चन है। समझ में आ गया पूरा? अच्छा। चलो, हम बढ़ते हैं कंसेप्ट की ओर। क्या कर रहे थे सर हम? गुडविल का जो है ना वो खत्म किया थे। गुडविल वाला पार्ट हमने खत्म किया था। ठीक है, गुडविल वाला पार्ट खत्म किया था सर। गुडविल में दो चीजें होते हैं, अलोकेबल, अनअलोकेबल। वो तो हमने ऑलरेडी 2 3 बार रिवाइज कर लिया। अब आगे जब बढ़ेंगे, आगे एक और चीज है, क्या सर? व्हाट इज दैट? कॉर्पोरेट असेट। कॉर्पोरेट असेट यानी क्या है? सबसे पहले कॉर्पोरेट असेट, अब समझो, नॉर्मली जब बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस यानी सीरम इंस्टीट्यूट पकड़ लो। कौन सा इंस्टीट्यूट? सीरम पता होगा ना, सीरम इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक होता है सर कॉर्पोरेट ऑफिस, और एक होता है फैक्ट्री साइड, जहाँ पे रिसर्च वगैरह होते हैं ना। नहीं नहीं, एक तो रिसर्च सेंटर होगा, एक तो मेरा रिसर्च सेंटर होगा, बराबर। फिर उसके बाद एक होगा मेरा फैक्ट्री साइड, जहाँ पे मेरा रिसर्च करने के बाद मेरा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, बराबर ना। यहाँ पे मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये तो समझ लो, ये तो ठीक है सर, ये तो हम एज ए CGO कंसिडर कर सकते हैं हम। या फिर इंडिविजुअल असेट्स में एक एक इंडिविजुअल जो क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो क्राइटेरिया के बेसिस में हम इम्पेयर कर सकते हैं फैक्ट्री वाला। बट इन दोनों की क्या बात है? कॉर्पोरेट असेट और रिसर्च। कॉर्पोरेट बिल्डिंग जो है ना, ये कॉर्पोरेट बिल्डिंग यानी बैक ऑफिस जो है ना, जहाँ पे हम अकाउंट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद सब मेंटेन करते हैं, सब कुछ जो जहाँ पे एडमिन ऑफिस का सारा वर्क वहाँ पे होता है, कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट बिल्डिंग में, ठीक है। और रिसर्च सेंटर में जहाँ पे रिसर्च हो रहा है, क्या ये तो कैश फ्लो जनरेट कर रहा है मेरा, ये मेरा कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, फैक्ट्री वाला पार्ट।
बट ये जो जो है ना, कॉर्पोरेट बिल्डिंग और रिसर्च सेंटर, ये दोनों मेरा कैश फ्लो जनरेट नहीं करते हैं, बट ये हेल्प करते हैं मेरा फैक्ट्री को कैश फ्लो जनरेट होने। कैसे सर? अगर मेरा रिसर्च ना होता प्रोडक्ट के ऊपर, तो फिर मैं क्या कर सकता, वो फाइनल प्रोडक्ट बना सकता हूँ क्या? पहले रिसर्च होगा, फिर उसके बाद मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब फाइनल प्रोडक्ट होने के बाद उसका सेल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ होने के बाद कॉर्पोरेट ऑफिस वाले क्या करते हैं उसमें, सारा वर्किंग करते हैं, वर्किंग इन द सेंस इनकम कंप्यूट करना, उसका सेल्स कितना है वगैरह सब कुछ देखते हैं। तो फिर यहाँ पे जो कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, कॉर्पोरेट बिल्डिंग हुआ, और या कॉर्पोरेट ऑफिस हुआ, ऑफिस, ठीक है, या हमारा रिसर्च सेंटर, ये दोनों डायरेक्टली कुछ नहीं करते ना, डायरेक्टली कैश फ्लो जनरेट नहीं करते सर, ये जो है ये इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं फॉर द एंटिटी टू जनरेट द कैश फ्लोस। तो अब इसका इम्पेयरमेंट कैसे करें सर? तो इसका इम्पेयरमेंट यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो कॉर्पोरेट एसेट है, सिमिलरली जो हम गुडविल में पढ़ा था, गुडविल के जैसा नहीं है, सिमिलर टू गुडविल है क्या, देखना पड़ेगा अलोकेबल है क्या नहीं, ये अनअलोकेबल है। यानी क्या, कोई भी सीजीयू है, सीजीयू को वो पर्टिकुलर कॉर्पोरेट एसेट अलोकेबल है या अनअलोकेबल है? अलोकेबल है, वेरी गुड। तो फिर क्या करेंगे, हम अलोकेट कर देंगे सर। अलोकेट करेंगे, फिर उसके बाद गुडविल देखेंगे, सॉरी उसके बाद क्या करेंगे, मैं रिकवरेबल अमाउंट देखूंगा। तो कैसा होगा, यहाँ पे समझो, यहाँ पे CGU 1 है, यहाँ पे CGU 2 है, ठीक है। यहाँ पे मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ CGUs है, समझो ये 100 रुपीज है, और ये 200 रुपीज है। मेरा कॉर्पोरेट एसेट जो है ना, कॉर्पोरेट एसेट जो है ना, ये अलोकेबल है, कॉर्पोरेट एसेट अलोकेबल है सर। समझो यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, तो मेरा यहाँ पे अलोकेट हो गया 1,30,000। और इनका क्या करूंगा मैं यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट चेक करूंगा। अब बताओ रिकवरेबल अमाउंट, मैं जो है ना यहाँ पे, ये जो है मेरा ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट है, उससे कंपेयर नहीं करूंगा, रिकवरेबल अमाउंट कंपेयर करूंगा, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट बेस्ड आफ्टर अलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट। ठीक है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर अलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट। जब कॉर्पोरेट एसेट अलोकेट होने के बाद जो भी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट होगा, उससे मैं रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करूंगा। फिर उसके बाद देखूंगा कि सर कोई भी इंपेयरमेंट लॉस है क्या। समझो यहाँ पे ये 110 है, ये जो है ना 110 है, और ये जो है ये 220 है, ठीक है। तो बताओ मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर कॉर्पोरेट एसेट, आफ्टर अलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट 1 था, और उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट आ गया कितना, 110, बराबर। और यहाँ पे CGU 2 का 240 था, और इसका रिकवरेबल अमाउंट 220 है, तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस है ना सर। बुक्स में ज्यादा दिख रहा है और मेरा रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो फिर मेरा यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है। कितना इम्पेयरमेंट लॉस? यहाँ पे है 20 का, और यहाँ पे है 20 का। अब बोलो सर, हमने जैसा गुडविल में किया था ना, क्या हम ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है, ये पहले कॉर्पोरेट एसेट को एडजस्ट करे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स में होते हैं कि जो गुडविल में किया वही कॉर्पोरेट एसेट भी करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे दोनों भी असेट है मेरा। गुडविल इज समथिंग इंटेंजिबल, जो जहाँ पे हम वहां पे स्पेसिफिकली बोलता है कि गुडविल अगर इम्पेयरमेंट लॉस है तो फिर गुडविल पहले एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे मेरा दोनों भी असेट है, बिजनेस में दोनों भी यूज हो रहा है, तो फिर ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है, मैं क्या करूंगा, मेरा जो असेट्स है, CGU है, CGU और मेरा कॉर्पोरेट असेट, इसको कैरिंग अमाउंट के प्रोपोर्शनेट में, कितना सर, कैरिंग अमाउंट के प्रोपोर्शनेट में, यानी क्या, मेरा 100 CGU का कैरिंग अमाउंट था और 30 मेरा कॉर्पोरेट एसेट था। तो फिर ये जो 20 है वो बांटा जाएगा 100 उसके कैरिंग अमाउंट के प्रोपोर्शनेट में, 20 × 30 डिवाइड बाय 130। समझ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ? समझ रहा है कि क्या बोल रहा हूँ? क्या होगा यहाँ पे, जो इम्पेयरमेंट लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस को मैं कैसा बांटना है, जो कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU है और कॉर्पोरेट एसेट है, इनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में मैं क्या करूंगा, मेरा जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको मैं बांट दूंगा। सिंपल। कोई डाउट है बोलो, बोलो। इसका एग्जांपल करेंगे हम, डोंट वरी। बस यहाँ पे ये बेसिक आइडिया है। तो क्या है सर, फिर से एक बार, कॉर्पोरेट एसेट है। हम्म कॉर्पोरेट एसेट है, कॉर्पोरेट एसेट में क्या क्या आएगा? एग्जाम्पल, ये देखो बिल्डिंग है, हेड ऑफिस बिल्डिंग, रिसर्च एंड सेंटर एक्सेट्रा।
यानी क्या, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इन द प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट, बट ये हेल्प करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द आउटपुट, इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं फॉर जनरेशन ऑफ कैश फ्लोज। ठीक है, अब कंपनी शो है ना, ये टेस्ट करना चाहिए किसका, कॉर्पोरेट एसेट का भी impairment टेस्ट करना चाहिए फॉर द कॉर्पोरेट एसेट एज वेल। कॉर्पोरेट एसेट आर दोस एसेट which do not generate cash flows but they are necessary to obtain the cash flows from the other asset, CGU and CGU. There may be two cases in the test of impairment। ठीक है, फर्स्ट केस इज अलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट। अब अलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट में बता दिया क्या करना चाहिए। अगर मेरा कॉर्पोरेट एसेट अलोकेबल है, अलोकेबल इन द सेंस मेरा जो सीजीयू है उसमें अलोकेबल है, तो उस केस में क्या करूंगा, कैरिंग अमाउंट लूंगा किसका, सीजीयू का, और उसमें क्या ऐड करूंगा, कॉर्पोरेट एसेट ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद जो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आएगा आफ्टर अलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट, वो ले लूंगा, उससे कंपेयर करूंगा मेरा रिकवरेबल अमाउंट। उसके बाद अगर कोई भी इंपेयरमेंट लॉस आ गया तो फिर मेरा सीजीयू और कॉर्पोरेट एसेट दोनों में बांट दूंगा इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। क्या ये चीज समझ में आ रहा है क्या, बोलो। चलो सर, अलोकेबल वाला केस देखते हैं। कॉर्पोरेट एसेट कैन बी अलोकेटेड ओवर द एसेट्स। ठीक है, हेलो, मेरा ऑडियो वीडियो आ रहा है ना। हम्म। ठीक है, कॉर्पोरेट एसेट्स जो है, अलोकेबल केस क्या है, यानी क्या, कॉर्पोरेट एसेट्स अलोकेट कर सकता हूँ पर्टिकुलर एसेट्स में। जब अलोकेट कर सकता हूँ तो फिर यहाँ पे स्टेप्स देख लो कि कैसे कैसे करेंगे। उस स्टेप्स के पहले मैं सबसे पहले तुमको एग्जांपल करवाता हूँ। एग्जांपल कैसा है सर, ये मेरा कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, कितना, 50 लाख का। उसका रिलेटेड सीजीयू विद द बिल्डिंग्स है, ए और बी है, दो है। कैरिंग अमाउंट 25 लाख का एक है, और 40 लाख का एक है। मेरा कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स है, हाँ। और ये रिकवरेबल अमाउंट्स है। ठीक है, क्या तुम बताओ, ये जो है अलोकेबल वाला, कैलकुलेट द रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट फॉर ए एंड बी एंड कॉर्पोरेट बिल्डिंग। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे सर, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, पर्टिकुलर्स, मेरा दो असेट्स है ना, ए एंड बी। ठीक है, अब कैरिंग अमाउंट बताओ कितना है कैरिंग अमाउंट। यहाँ पे देखो 25 और 40, कितना है सर, 25 लैक्स, एंड यहाँ पे आएगा 40 लैक्स का, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करूंगा कॉर्पोरेट बिल्डिंग को, यहाँ पे ऐड करूंगा कॉर्पोरेट बिल्डिंग को। जब कॉर्पोरेट बिल्डिंग को ऐड करूंगा तो यहाँ पे कॉर्पोरेट असेट का जो वैल्यू है अलोकेबल, वो किसके बेसिस में करूंगा सर, इस कैरिंग अमाउंट के बेसिस में कर सकता हूँ। ये जो कैरिंग अमाउंट है ना, ये कैरिंग अमाउंट के बेसिस में मेरा जो बिल्डिंग है उसको क्या कर सकता हूँ, मैं अलोकेट कर सकता हूँ दोनों एसेट्स में। अलोकेट कर दो, कितना आएगा बताओ, अलोकेट करके बताओ। 50 लैक्स को मुझे अलोकेट करना है, 50 लैक्स को मुझे 25 और 40 के बेसिस में अलोकेट करना है, जल्दी करके बताओ। कितना है 50 लैक्स को 25 डिवाइडेड बाई 65। ठीक है, और 50 लैक्स को 40 डिवाइडेड बाई 65। बताओ कितना आएगा आंसर। 19 लाख 20,000 क्या क्या, फिर से बताओ। 19 लाख हम्म 23,000 हम्म 077। 077, ओके। और यहाँ पे 40, 30 लाख 76,000 30 लाख 76,000। 923। 923,
923। ठीक है, ऐड कर लो दोनों को, तो मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आएगा। ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। ऐड करके बताओ 50 lakhs। कितना। 50 lakhs। यहाँ पे ये दोनों को ने, ए और ये वाला जो है ना कॉर्पोरेट असेट्स, ये वाला और ये वाला, हाँ ये दोनों हाँ। को, ये आ जाएगा मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। और क्वेश्चन में दिया होगा कि जो कॉर्पोरेट असेट है वो अलोकेबल है या नहीं है। 44 lakhs। ट्वेंटी फोर्टी थ्री फोर लैक्स थाउजेंड 3,000। 23,000 077। 077, वेरी गुड। और ये वाला, बी वाला, 40,000, सॉरी 40 लैक्स 307976 923। ठीक है, ये आ जाएगा 7076923। 6,950। ये आ गया मेरा, क्या सर, मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। मेरे पास रिकवरेबल अमाउंट है क्या। यस सर, रिकवरेबल अमाउंट है। कितना है रिकवरेबल अमाउंट, यहाँ पे देख लो, रिकवरेबल अमाउंट है 20 लैक्स और 30 लैक्स का। ठीक है, यहाँ पे मेरा रिकवरेबल अमाउंट है 20 लैक्स और 30 लैक्स। तो बताओ यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस है कि नहीं, है ना इम्पेयरमेंट लॉस, क्योंकि बुक्स में मेरा इतना दिख रहा है। ठीक है, बट रिकवरेबल अमाउंट इतना दिख रहा है, तो फिर यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा, 30 लैक्स। 24 23 077। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है। बोलो कितना आया, 24 24 टू 24 थ्री 07। और यहाँ पे कितना आएगा, 40 476923। ये तो मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है, राइट। ये मेरा इम्पेयरमेंट लॉस है। जब ये मेरा इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, अब बताओ ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है मुझे कैसे एलोकेट करना है। एलोकेट कैसे करना है, मेरे पास कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग सी असेट है क्या। यस सर, मेरा कैरिंग अमाउंट है क्या। यस, ये दोनों जो कैरिंग अमाउंट है इसके बेसिस में मैं इसको अपोर्शन कर दूंगा बिटवीन मेरा असेट और मेरा ये कॉर्पोरेट असेट। समझा क्या बोला, मतलब नहीं समझा। देखो यहाँ पे मेरा टोटल ये कितना बन रहा था, 7640। यहाँ पे करता हूँ अलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है, असेट ए हुआ, कितना था मेरा ए के लिए, ए और बी था ना। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा मेरा असेट, ये मेरा असेट, लिखता क्यों नहीं यार। असेट, असेट का कैरिंग अमाउंट है क्या मेरे पास, जैसा कैरिंग अमाउंट है। और ये मेरा सेकंड है कॉर्पोरेट असेट। ठीक है, कॉर्पोरेट असेट। तो असेट और कॉर्पोरेट असेट में मैं क्या करूंगा, उसको बांट दूंगा। असेट और कॉर्पोरेट असेट में बांट दूंगा कैसे। मेरा इंपेयरमेंट लॉस कितना है, 242307 राइट, यही है ना, मेरा इंपेयरमेंट लॉस यही है। इनटू, मैं क्या करूंगा, ये जो है ना 25 लैक्स इंटू 25 लैक्स, ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हुआ, बट क्वेश्चन में इतना बड़ा नहीं होगा। डिवाइडेड बाय 442307 ये पहला हुआ। सेकेंड 242307 इंटू कितना होगा, 192307
डिवाइडेड बाय 442307 ऐसा ये अलोकेट हो जाएगा। यहाँ पे एक अमाउंट आएगा और यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, और ये अमाउंट मेरा कैरिंग अमाउंट में से लेस हो जाएगा सर, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट से। ठीक है, ये एक बेसिक एग्जांपल है, इसका एक और एग्जांपल डिटेल में सॉल्व करते हैं। बस इतना समझ लो कि मेरा कॉर्पोरेट असेट, फर्स्ट थिंग इज दैट मेरा कॉर्पोरेट असेट अगर अलोकेबल है, तो अलोकेबल है तो फिर मैं सबसे पहले उसको कैरिंग अमाउंट में अलोकेट कर दूंगा, किसके, असेट्स की कैरिंग अमाउंट के बेसिस में मैं कॉर्पोरेट असेट को अलोकेट कर दूंगा। फिर उसके बाद आगे आएगा मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर अलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट असेट। जब ये आ जाएगा उससे मैंने क्या किया है, रिकवरेबल अमाउंट से क्या कंपेयर करूंगा, कंपेयर करने के बाद अगर इम्पेयरमेंट लॉस है तो अमाउंट्स जो है ना, मेरा कैरिंग अमाउंट और कॉर्पोरेट असेट के जो कैरिंग अमाउंट के बेसिस में उसको अपोर्शन कर दूंगा, दोनों को बांट दूंगा, बराबर। बांट देने के बाद जो भी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आएगा आफ्टर डिडक्टिंग इम्पेयरमेंट लॉस, वो मेरा रिवाइज्ड कंप्यूटेशन होगा। यहाँ पे देखो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है। क्या चीज है सर? अगर समझो ये जो है ना, ये वाला मैंने बांट दिया कैसा, ये वाला जो असेट है, ये वाला बांट दिया कॉर्पोरेट असेट मैंने बेस्ड ऑन कैरिंग अमाउंट, बराबर। ये कब पॉसिबल है? जब मेरा यूजफुल लाइफ दोनों असेट का यूजफुल लाइफ इज सेम। सेम मेरा यूजफुल लाइफ समझो, ये इसका 10 ईयर्स है, इसका 10 ईयर्स है। जब सेम यूजफुल लाइफ है तभी मैं जाके कॉर्पोरेट एसेट को कैरिंग अमाउंट के बेसिस में बांट सकता हूँ। अगर नहीं है, इन केस नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज यानी कैरिंग अमाउंट इनटू यूजफुल लाइफ, कैरिंग अमाउंट इनटू यूजफुल लाइफ, कैरिंग अमाउंट इनटू यूजफुल लाइफ, ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा करके फिर उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसके बेसिस में मुझे क्या कॉर्पोरेट एसेट बांटना पड़ेगा। ठीक है, समझा? इसका और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि 1 मिनट का सेशन बचा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस डे।